हेलो एवरीवन। सो आज से हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि हम लोग नाम देंगे TCX ओरिजिनल्स। जैसे अमेजन प्राइम पे होता है, बहुत सारी मूवीज होती हैं अमेजन की, बट वो उनकी अपनी नहीं होती हैं, वो पहले कोई और डायरेक्ट करता है। बट जो कुछ सीरीज जो उनकी अपनी ओरिजिनल होती है उसको नाम देते हैं वो प्राइम ओरिजिनल। तो ऐसे हम लोग भी सीरीज को नाम देंगे TCX ओरिजिनल्स, क्योंकि अभी तक हम लोग इस चैनल पे जितने कंटेंट डाल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल घटना चक्र का हो गया, या BPSC का PYQ हो गया, या प्रहार मैगजीन हो गया, वो हमारा अपना फ्लैगशिप इनिशिएटिव नहीं था। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपना फ्लैगशिप इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे। पहले तो दो वीडियोस मैं लेके आऊंगा, जिसमें एक एक वीडियो में यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर होंगे, यूपीएससी रिलेटेड करंट अफेयर्स, और एक वीडियो होगा जिसमें स्टेट PSC रिलेटेड करंट अफेयर। ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि दोनों करंट अफेयर मैं कैसे कवर करूंगा। तो पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जो है, मेरा नाम है पवन कुमार शुक्ला। और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। कितना एक्सपीरियंस है? फर्स्ट टाइम मैंने यूपीएससी का एनडीए का एग्जाम दिया था 2013 में, व्हेन आई वाज इन 12th क्लास। ठीक है। और क्वालिफाई भी किया था। आई वाज द ओनली वन इन माय एंटायर स्कूल टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। सो उसको बारे में बताऊंगा। और अभी चला 2025, तो टोटल 12 साल का मेरे को यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। और इस 12 साल में मैंने क्या क्या अचीव किया है, ये बता देता हूँ मैं। पहले तो एनडीए के एग्जाम दिए हैं, 3 एग्जाम दिए हैं मैंने एनडीए के। ठीक है। और तीनों क्वालिफाई किया है। ठीक। फिर सीडीएस का एग्जाम दिया है। ठीक है। सीडीएस का 2 पेपर दिया है मैंने। ठीक है। दोनों क्वालिफाई किया है। देन एफकेट, एफकेट के भी 2 पेपर दिए हैं मैंने, और दोनों के दोनों क्वालिफाई किए हैं। तो ये तो जो है ट्वेल्थ, ट्वेल्थ और ट्वेल्थ से जस्ट पास होने के बाद और ग्रेजुएशन के जस्ट पास होने के बाद जितने एग्जाम दिए मैंने उनकी बात होगी। फिर उसके अलावा यूपीएससी में मेरा क्या एक्सपीरियंस है। यूपीएससी 2023 का प्री मैं क्वालिफाइड हूँ। फिर उसके बाद यूपीपीएससी प्री 2024, ये क्वालिफाई किया है। देन बीपीएससी के 68th, 69th एंड 70th, ये 3 बीपीएससी के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं। देन उसके अलावा एसएससी, हालांकि एसएससी मैंने कभी दिया नहीं था, पहली बार दिया था मैंने एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 में। ठीक है। बिना किसी फॉर्मल बिना किसी फॉर्मल प्रिपरेशन के दिया था, बट स्टिल आई क्वालिफाइड दैट। ठीक है। तो इतना सारा चीज है। इसके इसके बियॉन्ड अगर इसके बियॉन्ड क्या है कि यूपीएससी से रिलेटेड करंट अफेयर्स का भी अच्छा खासा अनुभव है मुझे, कि किस हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। देन स्टेट पीएससी रिलेटेड करंट अफेयर का भी अच्छा खासा अनुभव है, किससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है वो। तो यूपीएससी की एक खासियत क्या है, यूपीएससी में जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स होते हैं, डायरेक्ट करंट अफेयर्स मतलब जिनका कोई स्टैटिक से कोई लिंक नहीं है, वो बहुत कम होंगे, मिनिमल होंगे। मतलब अगर 100 में से देखा जाए तो 9 to 10 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे। बाकी मोस्टली जो है वो स्टैटिक पार्ट से कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा। लेकिन वो स्टैटिक पार्ट जो आता है, वो क्या ऐसा होता है कि कहीं से भी रैंडमली उठा लेता है। जो भी हमारे टॉपिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, वहां से रैंडमली उठा लेता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। स्टैटिक पार्ट भी कहाँ से उठाता है? विच इज लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। ठीक है। अगर ध्यान से न्यूज़पेपर पढ़ो तो कहीं ना कहीं वो जो स्टैटिक पूछा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं वो न्यूज़ में था, विच वॉज रिलेटेड टू न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, एनसीईआरटी का रिवीजन चल रहा है। एनसीईआरटी के रिवीजन की वजह से बहुत सारे ऐसे आर्टिकल न्यूज़पेपर में आए जुलाई में, अगस्त में, जिसमें जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, जैसे मराठा वॉर्स था, मैसूर वॉर्स का जिक्र था। ठीक है। सन्यासी रिबिलियन का जिक्र था। तो अगर इन पे क्वेश्चन आ गया तो लोग सोचेंगे कि तो स्टैटिक का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, स्टैटिक से तो है, लेकिन ये लिंक कहाँ से था? वो करंट से लिंक था। कोई ना कोई आर्टिकल जरूर रहा होगा करंट अफेयर में, या फिर न्यूज़पेपर में, जिससे इस लिंक करके यूपीएससी ने वो स्टैटिक क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग इसमें यही चीज करने वाले हैं। पहले तो जो हमारी टीम है वो क्या करती है, बहुत सारे मल्टीपल न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू तो मैं खुद देखता हूँ, इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं न्यूज़ में, वो सब पे हाईलाइट करके हम लोग जो है कुछ टॉप क्वेश्चंस बनाते हैं। ठीक है। और उस टॉप क्वेश्चंस की हेल्प से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन ना सिर्फ करंट अफेयर, बल्कि इससे जो लिंक्ड स्टैटिक पार्ट होगा, ठीक है, उसको भी कवर करेगा। तो हम उम्मीद ये करेंगे कि कम से कम नहीं तो हमारी इस सीरीज से कम नहीं तो 50 के आसपास क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूपीएससी में आए। तो ये यूपीएससी 20 प्री 2026 के लिए वन
स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है। फिर ऐसे ही जो स्टेट पीएससी का मैं लेके आऊंगा उसके लिए भी वो वन स्टॉप सोल्यूशन हो सकता है। मैक्सिमम करंट अफेयर जो है वहीं से फंसने वाले हैं। फिर इसके साथ एक और सीरीज जो हमारे और को फाउंडर हैं, अधीश त्रिपाठी, ठीक है, वो लेके आएंगे मेंस पर्सपेक्टिव से इनिशिएटिव। तो मेंस पर्सपेक्टिव का वो संभालेंगे, बाकी प्रीलिम्स जो है वो मेरे भरोसे छोड़ सकते हैं आप, कि प्रीलिम्स में इससे बियॉन्ड अगर कुछ आता है तो वो किसी को नहीं आएगा। और अगर आप प्रीलिम्स में एक खासियत क्या होती है कि आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस जो यूपीएससी में पूछता है, अगर आप 35 to 40 श्योर शॉट कर पा रहे हैं ना, ठीक है, तो यू आर द टॉपर क्लास कैटेगरी, टॉपर क्लास कैटेगरी से हैं आप। तो 35 to 40 क्वेश्चन अगर श्योर शॉट कर पा रहे हैं तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सीरीज से एटलीस्ट 40 से 50 क्वेश्चन तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंसे ही फंसे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे न्यूज़पेपर को अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक आर्टिकल को जो है स्कैन करते हैं, तो कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और अगर कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अगर कुछ क्वेश्चन रह जाता है कि ऐसे कुछ टॉपिक आए जिस पे लगा हमको कि क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, बट हम उसको फिर भी कवर कर देंगे। ठीक है, तो इस सीरीज को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये यूपीएससी के लिए होने वाला है, लेकिन स्टेट पीएससी वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट हैं जो काम आ जाते हैं स्टेट पीएससी में भी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग बाब अल मंदब स्ट्रीट। अच्छा, पहले तो ये क्वेश्चन देख के आपको पॉज करना है स्क्रीन, और अटेम्प्ट करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अटेम्प्ट करना है। उसके बाद देखना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग अराउंड 53 क्वेश्चंस, जो एंटायर जुलाई का करंट अफेयर होगा, ठीक है, वो इस 53 क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। तो इस 53 क्वेश्चंस के माध्यम से हम पूरा जुलाई का करंट अफेयर और उससे लिंक्ड जो स्टैटिक पार्ट है वो सारा कवर करेंगे। और आपको ये देखना है कि आउट ऑफ 53 क्वेश्चन हाउ मेनी यू आर एबल टू डू। मतलब अगर आप 53 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं तो मतलब आपने जुलाई मंथ का करंट अफेयर या फिर न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। तो अपनी प्रिपरेशन को चेक करने का भी एक तरीका हो सकता है, तो ये भी कर सकते हैं आप। देन फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बाब अल मंदब स्ट्रीट से रिलेटेड है। अभी जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे यहाँ पे बाब अल मंदब स्ट्रेट के पास में। और ये यमन यमन के जो ह्यूती रिबल्स हैं उनके बीच में, और ये इसराइल के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, बहुत सारा एयर अटैक हो रहा था। तो उससे रिलेटेड जो है बाब अल मंदब स्ट्रेट न्यूज में था। तो आपको ये बताना है कि बाब अल मंदब स्ट्रेट किन दो वाटर बॉडीज के बीच में है। ऑप्शन ए, गल्फ ऑफ एडन अरेबियन सी के बीच में है, गल्फ ऑफ सुएज या रेड सी के बीच में है, या रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है, या रेड सी और अरेबियन सी के बीच में है। तो आंसर लिख सकते हैं, फिर हम लोग चलते हैं आंसर पे। तो इसका आंसर क्या है, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन के बीच में है। ठीक है, पहले इसका मैप पर लोकेशन देख लेते हैं। अगर पहले छोटा सा मैप ये देखते हैं कि ये है यमन, ये है गल्फ ऑफ एडन, सोमालिया का जो ऊपर का एरिया है उसको कहते हैं गल्फ ऑफ एडन। और यहाँ है रेड सी, रेड सी आगे चल के ये यहाँ सुएज कनाल से लिंक हो जाता है, और फिर फर्दर वो मेडिटेरेनियन सी में जाता है। तो ये जो छोटा सा स्ट्रेट है, छोटा सा नैरो पैसेज है, उसको बोलते हैं बाबल मंदब स्ट्रेट। फिर बाकी इसके रिगार्डिंग और इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशन है वो देख लेते हैं। ये बड़ा मैप है, इसमें देखते हैं, जैसे ये है, ये यहाँ पे है बबल मंदब स्ट्रेट। ठीक है, ये स्ट्रेट है एक इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और कुछ इम्पोर्टेंट, हाँ ये है, दिस इज मोजाम्बिक, मोजाम्बिक चैनल, इसे कहते हैं मोजाम्बिक चैनल। ठीक है, यहाँ पर है गल्फ ऑफ सुएज, यहाँ पे है गल्फ ऑफ अकाबा, और यहीं पे है सुएज कनाल। एक ये इंपॉर्टेंट है, ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। कहाँ पर है, ये मोरक्को और स्पेन के बीच में है। फिर एक यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक स्टेट है जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डोवर। ठीक है, और एक और है इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स आपको याद होने चाहिए, इसमें किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन टू। और अभी पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है उसमें ये मुद्दा बहुत ज्यादा इशू हाईलाइट हाईलाइट किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया है, तो इस पे क्वेश्चन बनने के बहुत हाई चांसेस हैं। तो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं कि स्टेटमेंट वन क्या बोलता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कॉन्स्टिट्यूशनल ओवरसाइट ओवर द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसेस पर्टेनिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। फिर सेकंड ऑप्शन क्या है, स्टेटमेंट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस कैरिड आउट बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अपडेट एंड वेरीफाई इलेक्टोरल रोल्स। तो इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालिए, तब तक आंसर देखते हैं। कि पहले तो बिल्कुल ठीक है, पहले इलेक्शन कमीशन जो है किस पार्ट में है ये देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्ट 15 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल
324 के तहत। ठीक है, तो 324 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 326, उसमें क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये दोनों आर्टिकल जो है याद होने चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटल छह इलेक्शन करवाता है। कौन कौन से? एक तो प्रेसिडेंट, फिर एक वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है अभी न्यूज में है, क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया था, तो उसको भी डिटेल में देखेंगे। फिर एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हैं, उनका इलेक्शन भी ये देखता है। फिर लोकसभा का इलेक्शन एंड देन राज्यसभा का इलेक्शन। तो टोटल छह इलेक्शन कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और जो थर्ड ईयर की गवर्नमेंट होती है, जैसे म्युनिसिपैलिटी या पंचायत, उसका इलेक्शन कौन करवाता है? वो स्टेट का इलेक्शन कमीशन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है। फिर सेकंड जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। सेकंड है ये कॉम्प्रिहेंसिव है, वो हाउस टू वो अपडेट करता रहता है अपना जो इलेक्टोरल रोल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मर जाते हैं, फिर बहुत सारे नए नए कैंडिडेट्स हैं जो 18 साल के हो जाते हैं, तो उनको ऐड करना। तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है, वो होता रहता है टाइम टू टाइम। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका आंसर है सी, बोथ 1 और 2। फिर यही दिया है इसमें 324 आर्टिकल के तहत जो है ये सारा चीज होता है। फिर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हाँ स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहाँ से बैक्ड है? सेक्शन 21(3) ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और आर्टिकल 324(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लोगो है, ये देख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3, ये किसके रिगार्डिंग है? गगनयान मिशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो गगनयान मिशन अभी इंडिया जो है, अच्छा पहला गगनयान मिशन जानने से पहले फर्स्ट जान लेते हैं कि फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन था। वो था यूरी गैगरिन। कौन से देश से? यूएसएसआर। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और 1960, ये तो 1962 में गए थे। और यूएसए ने जो 1969 में तो चंद्रमा पर भेज दिया था, बट इंडिया इज स्टिल, इंडिया ने 1984 में भेजा तो था, राकेश शर्मा गए तो थे, लेकिन वो इंडियन टेक्नोलॉजी से नहीं गए थे, वो गए थे सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी से। गगनयान मिशन क्या है? इंडिया अपनी खुद की टेक्नोलॉजी से अपने खुद के एस्ट्रोनॉट जो है स्पेस में भेजने का एक मिशन है। तो गगनयान मिशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि मिशन एम्स टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट इनटू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने का है? द एबिलेटिव हीट शील्ड विल बी यूज्ड ड्यूरिंग द स्पेसक्राफ्ट री एंट्री फेज। थर्ड क्या है? द मिशन इज एक्सपेक्टेड टू सर्व एज अ प्रिकर्सर टू इंडियाज फ्यूचर प्लान सच एज स्पेस स्टेशन, क्रूड लूनर मिशन, डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एक्सेट्रा। तो क्या है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तो 36,000 किलोमीटर तक होता है, 36K किलोमीटर्स। उतना ऊपर तो इतनी हीट, इतना रेडिएशन होगा कि ह्यूमन बॉडी उसको झेल ही नहीं पाएगी, तो वहां पे भेजते ही नहीं है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी कहाँ है? लो अर्थ ऑर्बिट में है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट कहाँ पे? अराउंड 400 से 500 किलोमीटर की डिस्टेंस पर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं भेजा जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्या है? एब्लेटिव हीट शील्ड। एब्लेटिव हीट शील्ड का मतलब क्या होता है वो भी देखेंगे आगे, लेकिन ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एब्लेटिव हीट शील्ड में एक मैकेनिज्म यूज होता है जिसको बोलते हैं एब्लेशन। एब्लेशन में क्या है कि जो शील्ड है, शील्ड वो खुद ही वेपराइज हो जाता है, खुद ही वेपराइज होके जो इंटरनल चीज है उसको प्रोटेक्ट करता है, मतलब ये एक सेक्रीफाइस करता है अपना आउटर आउटर लेयर को, और अंदर की जो शील्ड, अंदर का जो कंटेंट होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो उसके कहते हैं एब्लेटिव हीट शील्ड। तो ये वाला एब्लेटिव हीट शील्ड यूज होगा। ये प्रोसेस है एब्लेशन का प्रोसेस, ये भी पूछ सकता है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना के। फिर ये ऑब्वियसली मिशन तो जो है प्रिकर्सर होने वाला है, क्योंकि इसके बाद इंडिया जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा। देन 2040 तक इंडिया का ये भी मिशन है कि इंडिया चांद पर जो है इंसान को पहुंचाएगा। फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब फर्दर जो एक्सप्लोरेशन करने वाला है इंडिया, जैसे शुक्रयान मिशन है, फिर मंगलयान पे एक और मिशन जाएगा। देन ऐसे करके फर्दर जो मिशन होंगे उसके लिए एक इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर क्या होने वाला है? गगनयान मिशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 और 3। तो बी, देखो अब चेक करें किसने किसने सही आंसर दिया है। ठीक है, आंसर बी 2 और 3। जो गगनयान मिशन ये है लो अर्थ ऑर्बिट, 300-400 किलोमीटर या अप टू द 500 किलोमीटर तक भी चला जाता है कभी कभी। फिर हाँ जियो स्टेशन ऑर्बिट जैसे यहाँ पे है, ये तो फिट ही नहीं है, हायर रेडिएशन है, लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर ये एब्लेशन का प्रोसेस देखा ही हमने कि आउटर लेयर जो है वो इरोड हो जाती है या वेपराइज हो जाती है, तो ये एक सेक्रीफाइस करता है, तो इस टेक्निक पर बेस्ड होता है। देन स्टेटमेंट 3, हाँ ये तो प्रिकर्सर होने वाला है। तो ये चार लोग जो हैं वो सिलेक्ट किए गए थे पहले, कौन? ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला वो एक्सियोम मिशन के तहत जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे ऑलरेडी हो चुके हैं।
जा चुके हैं, तो इनको एक एक्सपीरियंस भी मिल चुका है। हालांकि ये चार लोगों में से सिर्फ तीन लोगों को सेलेक्ट किया गया है, तो कौन नहीं है जो जा रहा है गगनयान मिशन के तहत? वो है ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ये नहीं जा रहे हैं। बाकी बाकी तीन लोग जो हैं वो जा रहे हैं। और इसको ट्रेनिंग किसने दिया था? ट्रेनिंग जो है कंबाइंड हुआ था, ये फ्रांस, रशिया एंड देन यूएस। ये हर जगह जो है ये एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन किया गया था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेस कोऑपरेशन में। अभी यूएसए के साथ जो है स्पेस कोऑपरेशन में निसार सैटेलाइट भी लॉन्च करी है, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन है, उसको भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर गगनयान मिशन। फिर अच्छा, ये एक्सियोम मिशन भी याद रख सकते हैं, क्योंकि एक्सियोम मिशन पे ही पूछ सकता है कि एक्सियोम मिशन क्या है। देन एक्सियोम मिशन से याद आया कि नासा का जो एक और मिशन है, आर्टेमिस मिशन। ठीक है, कि 1972 के बाद से कोई भी ह्यूमन को चंद्रमा पे नहीं भेजा गया, तो आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा पर वापस से इंसानों को भेजा जाएगा। हालांकि ये 2024 में ही लॉन्च होने वाला था, बट ड्यू टू सर्टेन टेक्निकल ग्लिचेस अभी तक लॉन्च नहीं हो पाया है, 2025 में भी। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द कैपिटल मार्केट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, कैपिटल मार्केट, दो मार्केट होते हैं, एक होता है मनी मार्केट और एक होता है कैपिटल मार्केट। ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि द सिक्योरिटी यानी सेबी हैज अथॉरिटी टू रेगुलेट डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया। द इक्विटी डेरिवेटिव segment is operational on both NSE and BSE in India. SEBI can introduce surveillance measures to prevent manipulation and protect retail investors. Then in future contracts, execution is obligatory for both parties. Where is an options contract, the buyer has the right but not the obligation to execute the contract upon the payment of a premium. तो चारों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट है? इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, तब तक आंसर देखते हैं। कि ऑब्वियसली कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? वो सेबी रेगुलेट करता है। ठीक है, मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? वो आरबीआई करता है। ठीक है, सेबी कैपिटल मार्केट मतलब क्या होता है? बेसिकली सेकेंडरी मार्केट जहां पे ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो जो डेरिवेटिव्स है, ठीक है, डेरिवेटिव्स भी पार्ट है किसका? कैपिटल मार्केट का पार्ट है। ठीक है, डेरिवेटिव्स में आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ये तो कवर होते ही हैं। फिर साथ में ये एनएससी और बीएससी दोनों पर ही ऑपरेशनल है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है। और ये तो जनरल स्टेटमेंट है थर्ड, कि इससे भी जो है वो सर्विलांस मेजर कर ही सकता है मैनिपुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ठीक है, ये तो एक जनरल स्टेटमेंट है। देन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। हालांकि एक ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर तो D1 2 3 एंड 4 है। बट फ्यूचर्स और ऑप्शंस में क्या फर्क है? दो तरह के होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, दोनों ही फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, इफ मैं एक फार्मर हूं अगर, ठीक है, और मैं उगाता हूँ पोटैटो, और एक चिप्स बनाने की कंपनी है, ठीक है, चिप्स मेकर कंपनी है। ठीक है, तो पोटैटो का अगर फॉर एग्जांपल एक रेट क्या है कि सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है, कभी 10 रहेगा, कभी 20 रहेगा, कभी 30 रहेगा, कभी 50 रहेगा। ठीक है, तो अप डाउन होता रहेगा ये पर किलो। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अगर अपने बीच में एक एग्रीमेंट कर लें कि एक साल के बाद चिप्स की कंपनी क्या बोलेगी, मुझे 1 ईयर के बाद, एक एक साल के बाद मेरे को पोटैटो चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एग्रीमेंट कर लेंगे किसमें? किसी बीच के रेट पर, ₹25 पर, कि नो मैटर कि मार्केट में कितना रेट है, ₹10 है, ₹20 है, ₹30 है, ₹50 कितना है, उससे कोई मैटर नहीं है। हम लोग ₹25 में बेचेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए फायदेमंद है कि मार्केट की वॉलेटिलिटी को जो है वो काउंटर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट कहलाता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एग्रीमेंट। बट फ्यूचर एंड ऑप्शन में फर्क क्या होता है? फ्यूचर्स में क्या है, ये एग्रीमेंट जो है वो दोनों पे बाइंडिंग होता है। ठीक है, इट इज बाइंडिंग। और ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस में जो बायर होता है, ठीक है, यहाँ पे है कि बायर जो होता है, जैसे चिप्स बनाने की कंपनी है, वो पहले ही कुछ प्रीमियम पे कर देगी। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए लेना कि मान लो ₹100 जो है वो पहले ही पे कर दिया है फार्मर को। ठीक है, अब अगर मान लो कि 1 साल के बाद जो है पोटैटो का दाम उसको ₹10 मिल रहा है, ठीक है, ₹10 किलो मिल रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो कैंसिल भी कर सकता है, बट ये ₹100 जो ऑलरेडी पे कर चुका है वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो एक प्रीमियम पे करता है, और ऑप्शन जो है वो बाइंडिंग नहीं है, और फ्यूचर जो है वो बाइंडिंग है। तो ये दोनों में फर्क ये है, तो इसको जरूर याद रखना है। दोनों किसके पार्ट हैं? कैपिटल मार्केट के, डेरिवेटिव मार्केट के। ठीक है, तो जो सारा था वो एक्सप्लेन किया ऊपर, ये सेबी का स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 करेक्ट है, ठीक है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी जो है वो करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5,
ये यूरोपियन यूनियन ने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पॉलिसी जो लगाई है उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट सीक्स टू इक्वलाइज द कार्बन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक ईयू प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टेड गुड्स टू प्रिवेंट कार्बन लीकेज। फिर CBAM यानी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कवर्स प्रोडक्ट्स सच एज स्टील, एल्युमिनियम, फर्टिलाइजर विच आर कार्बन इंटेंसिव इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू दैट CBAM goes against the principle of common but differentiated responsibilities under UNFCCC। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करिए, फिर इसका आंसर देखते हैं। तब तक एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो यूरोपियन यूनियन है, वहां पे कुछ एनवायरनमेंट को लेके लॉज जो हैं, ठीक है, वो बहुत सख्त हैं। ठीक, मतलब फॉर एग्जांपल कि वहां पे कोल कोल यूज करने पर जो है कुछ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी या फिर कुछ चीजें पे करनी पड़ेंगी। बट वही चीज इंडिया में, इंडिया ऐसा देश में एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडिया में वो चीज नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर यूरोपियन यूनियन में अगर कोई प्रोड्यूसर है, उसको 100 रुपए का खर्चा आ रहा है, तो ये एनवायरमेंट लॉस की वजह से 10 रुपए उसको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो उसका प्रोडक्ट जो है वो हो गया 110 रुपए का। वहीं इंडिया में जो है वो सिर्फ 100 रुपए की लागत आ रही है, 10 रुपए एक्स्ट्रा नहीं पे करना है, तो उसका प्रोडक्ट जो है 100 रुपए का है। अब ये यूरोपियन मार्केट में ले जाकर बेचेगा, ठीक है, तो इंडिया का प्रोडक्ट 100 रुपए में बिकेगा, और यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट 110 में है ड्यू टू दैट एनवायरमेंट लॉ की वजह से। तो वो महंगा हो जाएगा, तो उसका डिमांड होगा नहीं, इंडिया का प्रोडक्ट जो है वो मार्केट को कैप्चर कर लेगा। तो इससे बचने के लिए जो है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पॉलिसी लेके आ रहा है यूरोपियन यूनियन, ताकि ऐसे देश जहां पे एनवायरमेंट के लॉज इतने सख्त नहीं है कि वो पेनल्टी इम्पोज करें, उनके पे एडिशनल टैक्स, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर 15% टैक्स लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, तो इंडिया का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 115 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के प्रोडक्ट से ज्यादा compete कर पाएगा। ठीक, तो यही फर्स्ट स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ये इंपोर्टेड गुड्स को कार्बन लीकेज से बचाने के लिए, और कौन कौन से प्रोडक्ट, स्टील हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फर्टिलाइजर जो जो बहुत कार्बन इंटेंसिव हैं, उनको कवर करेगा, बिल्कुल करेगा। ठीक है, और लेकिन डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू क्या कर रहे हैं कि भाई तुम लोगों ने, यूरोपियन यूनियन हो गया या US हो गया, ठीक है, इन्होंने हिस्टोरिकली जो है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में बहुत कार्बन एमिशन किया है, और आज के समय डेवलप हो गए हो। ठीक है, अब डेवलपिंग नेशन का जब डेवलप होने का समय आया है, तो तुम लोग जो है ये टैक्सेस लगा रहे हो। तो जो UNFCCC जो 1992 में आया था, उसमें एक पॉलिसी लाई गई थी, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सबकी कि एनवायरनमेंट को बचाना, लेकिन डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब डेवलपिंग नेशन की थोड़ी कम और डेवलप्ड नेशन की ज्यादा है, कि डेवलप्ड नेशन जो है वो डेवलपिंग नेशन को क्या करेंगे? सब्सिडाइज करेंगे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। बट ये जो है CBAM, वो तो इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है, तो ये आर्ग्यू किया है, तो ये भी ठीक है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा D 1 2 और 3। फिर ठीक है, और एक इसमें एक इंपॉर्टेंट क्या है, ये फुल इम्प्लीमेंटेशन कब से बिगिन होगा? 1 जनवरी 2026 से बिगिन होगा। ठीक है, तो ये बस और एक याद रखना है, बाकी तो ऊपर एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने, वही चीज लिखी हुई है यहाँ पर सारी चीज। ठीक है, ये है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या, डेवलप्ड नेशन हैव कंट्रीब्यूटेड मोर हिस्टोरिकली टू ग्लोबल कार्बन एमिशन। ठीक है, तो अब डेवलपिंग कंट्रीज नीड फ्लेक्सिबिलिटी एंड पॉलिसी स्पेस टू इंडस्ट्रियलाइज एंड ग्रो सस्टेनेबली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन ये क्या है? यूरोपियन यूनियन के देश हैं, उनका मैप है। ये ब्रिटेन जो है वो एग्जिट हो चुका है, ब्रेग्जिट एक फिनोमेना हुआ था जिसके तहत ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल गया। ठीक है, फ्रांस की बात चल रही है, तो ये इसको नाम दिया गया था फ्रेक्सिट। हालांकि अभी ब्रेक्सिट हुआ नहीं है, बट नाम अच्छा दिया, ब्रेक्सिट, फ्रेक्सिट। फिर अच्छा, हाँ, स्विट्जरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये देखना, स्विट्जरलैंड इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कि क्या बोला है कि FATF इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी established by G20 countries to combat money laundering and terrorist financing. India is one of the founding member of FATF. Then FATF maintain grey list and black list to monitor high risk and non-cooperative jurisdictions. Then countries placed on the FATF grey list face enhanced monitoring but are not subjected to international sanctions. ऐसा है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? इसको कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए, तब तक आंसर देखते हैं कि FATF जो है वो क्या है। G7 देश हैं, G7 कंट्रीज ने 1989 में ये बनाया था FATF। ठीक है, हालांकि आज के समय करीब 38 to 40 मेंबर्स हैं, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, बट इसी के आसपास हैं। बट G7 कंट्रीज ने बनाया था 1989 में, और इसका इनिशियल मैंडेट क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग। टेररिज्म जैसा कुछ चीज होती है उसको तो मानते ही नहीं थे यूरोपियन कंट्रीज, ये वेस्टर्न कंट्रीज। वो तो जब 2001 में
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ तब टेररिज्म को जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया, और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ जो है वो टेरर टेरर फिनांसिंग जो है वो जोड़ा इन्होंने। ठीक है, तो इनिशियली सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग था, टेरर फिनांसिंग कब हुआ? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक के बाद। ठीक। और इंडिया 2010 में जो है इसका फुल मेंबर बनता है। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर है। और साथ में क्या होता है, इसमें दो लिस्ट होती हैं। ग्रे लिस्ट, जिसमें अभी पाकिस्तान को रखा जाता है, कभी 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 हटा लिया जाता है। फिर एक है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट में तो कुछ मॉनिटरिंग दी जाती है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं कि आप इसको सुधार करिए, और अगर सुधार करता है तो उससे ग्रे लिस्ट से हटा लिया जाता है, अदरवाइज ब्लैक लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा इकलौता देश है, ग्रे लिस्ट में था, सुधार नहीं किया बल्कि उल्टा और खराब किया, फिर भी उसे हटा दिया गया ड्यू टू ऑब्वियसली जियो स्ट्रेटेजिक कन्वीनियंस। फिर आंसर देखते हैं कि एफएटीएफ जो है G20 कंट्रीज नहीं, ये कौन है? G7 कंट्रीज। इंडिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर नहीं, 2010 में ज्वाइन किया। फिर ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट है, बिल्कुल है। फिर एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में मॉनिटरिंग होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4। ठीक, करेक्ट पूछा है ना, 3 और 4। ठीक है, तो ये बताया हमने G7 कंट्रीज। फिर 2010 में इंडिया ने ज्वाइन किया। दो लिस्ट करता है ये, ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट। फिर ठीक है, फिर क्वेश्चन 7 पे चलते हैं कि विद रेफरेंस टू द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, क्या क्या है? एक्ट डिफाइन करता है कि चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स विद द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइफ लाइज ऑन द एक्यूज्ड अंडर दिस एक्ट। फिर एक्ट कंसिडर ऑफेंसेस अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड ओनली, और नॉन रिपोर्टिंग ऑफ अ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। तो इसका आंसर क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब तक आंसर देखते हैं इसका। देन पॉक्सो जो है 2012 में लाया गया था, ये क्या था? चिल्ड्रंस को, ठीक है, चिल्ड्रंस को प्रिवेंट करने के लिए, किससे? सेक्सुअल ऑफेंसेस से। और चिल्ड्रन मतलब दोनों, मतलब गर्ल्स एज वेल एज बॉयज, एनी वन बिलो 18 ईयर्स। हालांकि ये थर्ड जेंडर को भी कवर करता है, तो ये 18 ईयर्स के बिलो किसी भी पर्सन को कवर करता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट करेक्ट है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, कि जो नेचुरल जो लॉ होता है उसमें क्या बोला जाता है कि प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो किसके ऊपर होता है? प्रूफ ऑफ बर्डन जो है वो जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर है, प्रूफ ऑफ बर्डन, कि ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ ये जो है दोषी है। और जब तक कोई दोषी साबित नहीं होता तब तक जो है उसको इनोसेंट माना जाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें गिल्टी माना जाएगा अनटिल प्रूवन इनोसेंट, तो इसका उल्टा ही है। ठीक है, और बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? एक्यूज्ड पे है, कि वो साबित करे कि हाँ मैं दोषी नहीं हूं। तो ये भी करेक्ट है। फिर गर्ल चाइल्ड ओनली नहीं, ये ओनली जहां दिखे उसको तो एलिमिनेट कर सकते हैं, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर नॉन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चाइल्ड, ये भी ये भी एक ऑफेंस है। अगर आपको पता है कि आपके जुरिस्डिक्शन में या कहीं भी जो है सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है किसी चिल्ड्रन पर, और आप उसको रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको जानते हुए दबा लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो आप पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1, 2 एंड 4। ठीक है, ठीक है, वही बताया मैंने, पॉक्सो जो है वो क्या है? 18 ईयर्स से कम। फिर ये कुछ सेक्शंस हैं लिखे हुए 3579, कि यही है, पर्सन इज ये विच एज्यूम्स एन अक्यूज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये नेचुरल जनरली होता है ये, लेकिन इसमें उल्टा है। ठीक है, फिर जेंडर न्यूट्रल है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों कवर करता है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये रहा कि अंडर सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट एनी पर्सन हु फेल्स टू रिपोर्ट द केस, ठीक है, उसको 6 महीने की जेल और फाइन या दोनों हो सकता है। फिर अगर पर्सन जो है किसी इंस्टीट्यूशन का इंचार्ज में है, ठीक है, जैसे स्कूल का प्रिंसिपल है, वार्डन है, तो पेनल्टी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप जो है वो बड़े स्केल पर और एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द रिसेंट अप्रूवल ऑफ स्टारलिंक सर्विसेज इन इंडिया, पहले स्टारलिंक किसका है? स्पेस एक्स। ठीक है, कौन है? एलोन मस्क। डोजे में थे पहले, लेकिन अब इनको लात मार के निकाल दिया गया डोजे में। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इन्होंने बनाया था। और एक वीडियो आई थी जिसमें ये ट्रम्प ने क्या रखा था? जनरली लोग क्या रखते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर का रखते हैं, ठीक है, लेकिन ट्रम्प ने क्या रखा हुआ था कि इंडियन इंग्लिश को ट्रांसलेट करने के लिए अमेरिकन इंग्लिश में इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेटर को रखा हुआ था डोनाल्ड ट्रम्प ने। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी इनकी चल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट, इन स्पेस इज रेगुलेटरी बॉडी दैट ग्रांटेड ऑथराइजेशन फॉर स्पेस लिंक ऑपरेशन। ठीक है, फिर स्टारलिंक यूजेस लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट, और ये स्टारलिंक ऑथराइजेशन कितना है? 10 ईयर के लिए है। तो इसका आंसर अटेम्प्ट करिए, आंसर देखते हैं कि इन पहला स्टेटमेंट करेक्ट है कि इन स्पेस रेगुलेटरी बॉडी है, बिल्कुल। इन स्पेस क्या है? ये इसरो के अंडर में जो
बॉडी आती है। तीन बॉडी हैं, एक इंपॉर्टेंट, एक है अंतरिक्ष, फिर एक है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, और एक है इन स्पेस। ठीक है। तो ये तो कॉमर्शियल आर्म है अंतरिक्ष, एनएसआईएल भी कॉमर्शियल आर्म है इसरो का। और इन स्पेस क्या करता है, प्राइवेट सेक्टर का कैसे जो पार्टिसिपेशन हो स्पेस स्पेस सेक्टर में उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज करेक्ट। स्टारलिंक ये सेकंड सही है, कि लो अर्थ ऑर्बिट को जो है वो कॉन्स्टलेशन को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट में जो है उसको करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड क्या है, ये वैलिड 10 साल के लिए नहीं है, ये 5 साल के लिए है। 5 साल या तो जो कॉन्स्टलेशन है वो एक्सपायर हो जाता है, जो कॉन्स्टलेशन जो ये लोग यूज कर रहे हैं वो उसका वैलिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक। तो दोनों में से जो पहले हो जाए, तो जनरली मेरे ख्याल से 5 साल ही पहले होगा, कॉन्स्टलेशन जो है बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो जो दोनों में से पहले हो जाए तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, ये है जैसे इन स्पेस, ये रेगुलेट करता है, फिर ये लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, यहाँ लिखा है। फिर ये है 5 years और अंटिल द ऑपरेशनल एंड ऑफ द स्टारलिंक जेन वन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, विच एवर इज अर्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू द रोम स्टैट्यूट दैट एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वेयर एज आईसीसी इज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल। द आईसीसी डील्स विद इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी while the ICJ settles dispute between the states। ठीक है, आंसर आंसर लिखिए, फिर इसको देखते हैं। कि रोम स्टैट्यूट से स्टैब्लिश हुआ था, बिल्कुल हुआ था, रोम स्टैट्यूट से आईसीसी स्टैब्लिश, लेकिन इंडिया अभी तक सिग्नेटरी नहीं है। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है कि ये रोम स्टैट्यूट से स्टैब्लिश हुआ था। यूनाइटेड नेशंस का जो प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। बट आईसीसी क्या इसका पार्ट है यूनाइटेड नेशन का, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है। यूनाइटेड नेशन का पार्ट कौन है, आईसीजे। फिर ये रहा इंटरनेशनल प्रिंसिपल ऑर्गन है, बिल्कुल है। ठीक है, आईसीसी जो है इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है। फिर आईसीसी जो है इंडिविजुअल क्रिमिनल को डील करता है, और आईसीजे जो है वो किसमें, स्टेट्स के बीच के डिस्प्यूट को करता है, ये भी ठीक है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, कौन कौन से हैं, एक तो जनरल असेंबली, एक सिक्योरिटी काउंसिल, देन एक है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक बोलते हैं जिसको। फिर एक है ट्रस्टीशिप काउंसिल, एक है सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट। ठीक है, और एक है आईसीजे। तो इसमें से आईसीजे जो ऐसा है जो जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, बाकी सब जो है वो सब यूएस में है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और आईसीसी का जो है उसका हेडक्वार्टर भी हेग नीदरलैंड में, इनफैक्ट सेम बिल्डिंग में ही है। ठीक। सो आंसर क्या होगा इसका, 2 एंड 3 होगा। फर्स्ट इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि इंडिया पार्टी नहीं है रोम स्टैट्यूट का। हालांकि रोम स्टैट्यूट से आईसीसी स्टैब्लिश तो हुआ था, लेकिन इंडिया इज नॉट द पार्टी। मतलब अगर जैसे आईसीसी ने एक अरेस्ट वारंट इशू कर रखा है पुतिन के खिलाफ, तो अगर पुतिन इंडिया में आते हैं तो वो अरेस्ट नहीं होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाते हैं तो साउथ अफ्रीका में अरेस्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि साउथ अफ्रीका जो है सिग्नेटरी है। फिर अगेन ये आईसीसी प्रिंसिपल ऑर्गन है। ठीक है, ये हालांकि आईसीसी जो है प्रिंसिपल ऑर्गन तो नहीं, मतलब यूनाइटेड नेशन से इंडिपेंडेंट है, लेकिन यूनाइटेड नेशन अगर कोई केस को ट्रांसफर करता है तो आईसीसी उसको कोलैबोरेट करता है, सुनता है उस केस को। ठीक है, जैसे आईसीसी जो है वो इंडिविजुअल को करता है। ठीक है, जो इंटरनेशनल क्राइम्स जैसे जिनोसाइड, वॉर क्रिमिनल, ये सब होते हैं। और आईसीजे जो है वो किसको करता है, सॉवरेन स्टेट्स को करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कुलभूषण जाधव को लेकर केस हुआ था, तो वो दो सॉवरेन स्टेट्स के बीच में हुआ था। देन टोटल कितने इसमें आईसीजे में, टोटल 15 जजेस होते हैं। देन क्वेश्चन 10 क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में है। कि दे आर established अंडर द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। Then ADC have the power to make laws on land, forest, social custom of the tribal communities. Then governor has the power to constitute and alter the jurisdiction of autonomous district council. Then these council exist only in the state of Assam। कैसा है कि सिर्फ असम में एग्जिस्ट करता है, तो देखते हैं क्या है। कि ये तो बिल्कुल ठीक है, 6th शेड्यूल के अंदर में एग्जिस्ट करता है ये। ठीक है, इसके अलावा एक होता है 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल वो भी
ट्राइब से ही डील करता है, लेकिन उसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जैसा जिक्र नहीं है, थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाती है, लेकिन एडीसी के अंदर, सिक्स शेड्यूल के अंडर में जो है वो कंप्लीट ऑटोनॉमी दी जाती है। काफी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये तो ठीक है, इसमें पावर होती है किस पे, लैंड, फॉरेस्ट, सोशल कस्टम, ये सब पे लॉ बनाने का पावर होता है। और कौन करता है इसको कॉन्स्टिट्यूट, वो गवर्नर करते हैं, इसको कॉन्स्टिट्यूट भी करते हैं, ठीक है, और इस जुरिस्डिक्शन भी चेंज करते हैं, ऑल्टर भी करते हैं, बाउंड्रीज वगैरह सब ऑल्टर कर सकते हैं गवर्नर। तो ये किस किस स्टेट में है, एक तो असम में तो है ही, ठीक है, उसके अलावा जो है त्रिपुरा में है, फिर मेघालय में है, और एक मिजोरम में है। तो चार ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें सिक्स शेड्यूल लागू है। फिर इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट होता है आईएलपी, इनर लाइन परमिट, ठीक है। ये किस स्टेट्स में लागू है, ये चार, ये भी चार स्टेट्स में लागू हैं, किसमें किसमें, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, और अरुणाचल प्रदेश। तो चार स्टेट्स में जो है इनर लाइन परमिट लागू है। तो ये याद रखने का तरीका क्या है, इनर लाइन परमिट किसमें है, जो बाहर वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, जो, और अंदर वाले स्टेट्स जिसमें, उसमें क्या लागू है, सिक्स शेड्यूल लागू है, ठीक है। और मिजोरम ऐसा स्टेट है जिसमें दोनों हैं, इनर लाइन परमिट भी है, सिक्स शेड्यूल भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ रॉन्ग है, तो वन, टू एंड थ्री, ठीक है, यहाँ आंसर है इसका। फिर ये है आर्टिकल 244 और 275, ये बताता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। देन ठीक है, ये तो है कस्टमरी लॉ, ये सब सब चीजें करते ही हैं। साथ में इम्पोर्टेंट क्या था, एक चीज बताना था इसमें, हाँ ये है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है, एक बोडोलैंड, एक कार्बी एंगलोंग, और कछार हिल्स, ये तीन किस में है, ये तीन असम में है। फिर गारो, खासी, जैंतिया, ये मेघालय में है। एक त्रिपुरा में है ठीक है, और तीन जो है फिर किस में है, मिजोरम में है, चकमा, लाई और मारा, ठीक है। टोटल टोटल कितना हो गया, तीन, तीन छः, तीन नौ और 10, टोटल 10 हैं, ठीक है। और 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चार स्टेट्स में। फिर क्वेश्चन 11, विद रेफरेंस टू लेओपार्ड एंड स्नो लेओपार्ड कंजर्वेशन इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, ये दोनों न्यूज में रहता है हमेशा, लेओपार्ड और स्नो लेओपार्ड, तो इनको जरूर याद रखना है कि दोनों शेड्यूल वन में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और with leopard, while the leopard is found across the plains and forest of India, the snow leopard is restricted to high altitude regions of the Himalayas. Leopard is endangered and snow leopard is vulnerable. फिर ट्रेड इन बॉडी पार्ट्स ऑफ बोथ स्पीशीज इज प्रोहिबिटेड अंडर साइट्स अपेंडिक्स वन, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या है, क्या ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। कि पहला जो है, अच्छा, लेओपार्ड और स्नो लेओपार्ड दोनों ही वल्नरेबल है, एंडेंजर्ड तो नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड से क्या एलिमिनेट हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है, थर्ड से एलिमिनेट हो रहा है, आंसर हो जाएगा इसका ए। तो दोनों जो है शेड्यूल वन में है ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। जैसे हम जानते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में पहले छह शेड्यूल थे, लेकिन उसको रिफ्रेश करके चार शेड्यूल में बना बना दिया गया है, फोर शेड्यूल्स में है अभी। तो शेड्यूल वन को हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है, तो लेओपार्ड, स्नो लेओपार्ड सब उसी में है। फिर ये तो ठीक है ऑब्वियसली कि लेओपार्ड जो है वो प्लेन एरियाज में पाया जाएगा, और स्नो लेओपार्ड कहाँ होगा, वो हाई ऑल्टीट्यूड, ऑब्वियसली क्यों, क्योंकि वो स्नो लेओपार्ड नाम से है कि इसको स्नो की जरूरत है। फिर लेओपार्ड और स्नो लेओपार्ड दोनों वल्नरेबल हैं, और दोनों साइट्स अपेंडिक्स वन में लिस्टेड है, उनका ट्रेड प्रोहिबिटेड है, ठीक है। ये रहा आंसर। फिर ये है शेड्यूल वन में है दोनों, ठीक। फिर ये है कि लेओपार्ड कहाँ कहाँ है, ये रहा स्क्रबलैंड, प्लेन फॉरेस्ट स्क्रबलैंड में है। और ये स्नो लेओपार्ड कहाँ पे है, हाई ऑल्टीट्यूड रीजन में, जैसे लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर दोनों ही वल्नरेबल है, लेओपार्ड भी वल्नरेबल है, और स्नो लेओपार्ड भी वल्नरेबल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। फिर ये है अपेंडिक्स वन में है दोनों। अच्छा, साइट्स जो है 1973 में लॉन्च हुआ था, क्या है ये, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज। ये प्रोहिबिट करता है इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो उनके बॉडी पार्ट में। इसमें तीन अपेंडिक्स होते हैं, तो वन में जो है कंप्लीट प्रोटेक्शन है। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली बैन है, कुछ कुछ पर्पसेस के लिए, जैसे साइंटिफिक एक्सपेडिशन, साइंटिफिक जो ये एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके लिए यूज कर सकते हैं अपेंडिक्स वन में। तो ये अगर स्टेटमेंट आता है कि अपेंडिक्स वन के तहत कंप्लीट बैन है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, तो वो भी गलत है। और साथ में ये भी गलत होगा कि क्या शेड्यूल वन में भी कंप्लीट बैन है, कि मतलब कोई ऐसा वो फॉर्मूला नहीं है जिसके तहत जो है इनको मारा जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं। इसमें भी मारा जा सकता है कि अगर ये वर्मिन बन जाते हैं, वर्मिन मतलब कि अगर डेंजर हो जाते हैं, मतलब ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एनिमल के लिए, ह्यूमंस के लिए डेंजर हो जाते हैं, तो उस केस में इनको वार्डन की परमिशन के साथ मारा जा सकता है, ठीक है। तो कंप्लीट एकदम एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन किसी में नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया।
तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, जिसको अभी यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, तो क्या ये 44th साइट थी इंडिया से? फिर क्या इसमें 12 फोर्ट हैं, जैसे रायगढ़, शिवनेरी, जिंजी फोर्ट? फिर ऑल द फोर्ट्स इंक्लूडेड इन द डिस्क्रिप्शन आर लोकेटेड ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये नाम से जो है लग रहा होगा कि महाराष्ट्र में ही है, क्योंकि मराठा फोर्ट है। ठीक है, तो ये बच्चे जो है इसको गलत जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें तमिलनाडु में भी है, एक तमिल, हालांकि तमिलनाडु में एक ही है, जिंजी फोर्ट। बाकी सब जो है वो कहाँ है, वो महाराष्ट्र में ही है। इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉय ऑफ ईस्ट बोलते हैं। ट्रॉय, ट्रॉय क्या है? एक ये आज के मॉडर्न टर्की में एक एक शहर था, जिसको माना जाता था कि ये दिस इज इम्पॉसिबल टू ब्रीच, मतलब कोई आर्मी इसको जीत ही नहीं सकती। तो जिंजी फोर्ट भी कुछ कुछ ऐसा ही था, जिसको शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बोला था कि ये इम्प्रैग्नेबल है, मतलब इसको कोई जीत ही नहीं सकता। इस लेवल की प्रोटेक्शन थी जिंजी फोर्ट को, नेचुरल बैरियर के थ्रू। ठीक। तो और हाँ, कि ये 44th साइट भी है, बिल्कुल 44th साइट है, तो ये करेक्ट है। 12 फोर्ट है इसमें, तो ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। और 44th है, तो साथ में जो है जो इसके पहले दो तीन है ना, वो जरूर याद रखना है। जैसे 43 जो था वो असम का था, असम का चरादेव मोईदाम। ठीक है, ये था 43rd। फिर 42nd क्या था? वो होयसलास के टेम्पल थे। ठीक है। फिर 41st क्या था? वो शांति निकेतन। ठीक है, इतना तो जरूर याद रखना है। ठीक। और 40th जो है ढोलावीरा, वो तो पूछ भी चुका है। ठीक है, तो ये लास्ट के कुछ चार पांच तो जरूर याद रखने हैं, तो बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। जैसे ये है मराठा मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को दिया गया है, 44th प्रॉपर्टी बना है। और 12 फोर्ट है इसमें, कौन कौन से? शिवनेरी, रायगढ़, खांदेरी, प्रतापगढ़, विद्यदुर्ग, पनहाला, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग, सलहेर, जिंजी, वो तमिलनाडु में है। फिर इसको ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है, इसको ट्रॉय ऑफ द ईस्ट भी बोलते हैं, और इम्प्रेग्नेबल फोर्ट्रेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर हालांकि इसमें ये मराठा एम्पायर के बारे में बताना चाहिए था मेरे को, लेकिन मराठा एम्पायर के बारे में एक और क्वेश्चन है, वो भी उसी वजह से न्यूज में था, वो जो एनसीईआरटी में रिवीजन हो रहे हैं उसी वजह से न्यूज में था, तो आगे एक क्वेश्चन है, उसको देखेंगे पहले डिटेल में। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विद रेफरेंस टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट एज पर द जेनेटिक स्टडीज, कंसिडर द फॉलोइंग एथनिक लिंग्विस्टिक ग्रुप्स विद देयर प्रीडोमिनेंट ज्योग्राफिकल फिगर। ठीक है, तो ये एथनिक और लिंग्विस्टिक ग्रुप है, और ये प्रीडोमिनेंट रीजन का नाम दिया हुआ है। तो ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन, और इंडो यूरोपियन द्रविडियन। तो आपको बताना है कि ये किन किन स्टेट्स में पाए जाते हैं, ये पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। ठीक है, तो ऑस्ट्रो एशियाटिक ये सही दिया हुआ है, बिल्कुल ए का 1 है। तिब्बतो बर्मन जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पाए जाएंगे। इंडो यूरोपियन जो है कौन है? वो जो आर्यन आर्यन लैंग्वेजेस जो जानते हैं, वो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में पाए जाएंगे। और द्रविडियन जो है सदर्न पेनिनसुला में। तो ये वन ऑफ द इजी क्वेश्चन कहूंगा मैं इसको। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 इसका आंसर है। देन ये सारा दिया हुआ है, तिब्बतो बर्मन। और मोंगोलाइड, मोंगोलाइड ये कहाँ पाए जाते हैं? ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मंगोलाइड एक ऑस्ट्रोलाइड, तो दो तरह के ट्राइब पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स के नाम याद कर सकते हैं कि शोम्पेन एक ट्राइब थी, जिसने 2024 के इलेक्शन में पहली बार वोट किया था। और एक ओंगी ट्राइब है। ठीक है, जिसके कुछ स्टूडेंट्स ने अभी हाल ही में फर्स्ट टाइम 10th क्लास का एग्जाम पास किया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मैप दिया हुआ है इससे रिलेटेड। फिर क्वेश्चन नंबर 14 री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता से रिलेटेड है। क्या बोलता है? चीता री इंट्रोड्यूस इन इंडिया वर सोर्स फ्रॉम बोथ नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। फिर कूनो नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश वाज चूजन ड्यू टू इट्स हिस्टोरिकल प्रेजेंस ऑफ चीताज एंड एडिक्वेट प्रे बेस। फिर अफ्रीकन चीता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट चीता इज इंडियाज, क्या ये भारत का या वर्ल्ड का पहला ऐसा इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांस लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तब तक आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसको अटेम्प्ट करिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नमीबिया से भी लाया गया था, साउथ अफ्रीका से भी लाया गया था। हालांकि ये एशियाटिक चीता नहीं है, ये अफ्रीकन चीता है। ठीक है, एशियाटिक चीता पहले जो है पूरे एशिया में रोम करते थे, लेकिन अभी के समय एशियाटिक चीता जो है वो सिर्फ ईरान में बचे हैं।
तो हालांकि पहले ईरान से बात हो रही थी कि ईरान से जो है उनको इंपोर्ट करके इंडिया में लाया जाए, लेकिन ईरान में खुद बहुत कम मात्रा में बचे थे, तो इसलिए ईरान ने जो है इसको देने से मना कर दिया। बट फिर इंडिया ने सोचा कि अफ्रीकन चीता को इंपोर्ट करते हैं, कहाँ से, नमीबिया, साउथ अफ्रीका जैसे देशों से, जहाँ पे बड़ी मात्रा में जो पाए जाते हैं। ठीक है, तो एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, सीआर बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड को, बट अफ्रीकन चीता क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, ये जरूर याद रखना है। ठीक, तो फर्स्ट तो करेक्ट है। फिर कूनो कूनो नेशनल पार्क को चूज चूज किया गया, बिल्कुल चूज किया कूनो नेशनल पार्क को। अफ्रीकन चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, बिल्कुल नहीं, ये एशियाटिक चीता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। फिर ये भी बिल्कुल ठीक है कि प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट चीता ऐसा पहला है, भारत का तो है ही, साथ में दुनिया का ऐसा पहला इंटर कॉन्टिनेंटल ऐसा है कि जिसमें लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स को ट्रांसलोकेट किया जा रहा है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड इज रॉन्ग, तो 1, 2 एंड 4। फिर ये तो है ही, नमीबिया से लाया गया है, साउथ अफ्रीका से लाया गया है, और कुनो नेशनल पार्क के बाद जो है ये गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मंदसौर में है मध्य प्रदेश में, ये सेकंड लोकेशन बनने वाला है। किसके लिए, जहाँ पे चीतास को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक, तो इंडियन चीता जैसे हम जानते हैं कि 1952 में जो है उसको एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था। बहुत ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि इंडिया में जो राजा महाराजा होते थे क्या करते थे, उनका एक शौक हुआ करता था कि ये जो बिग कैट्स हैं उनको मारने का, तो उसकी वजह से जो है ये सब एक्सटिंक्ट हो गया। देन अफ्रीकन चीता जो है वो क्या है, वल्नरेबल है। ठीक है, और एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, सर्वाइविंग ओनली इन ईरान, ये रहा लिखा है। फिर ये पहला है वर्ल्ड का फर्स्ट ऐसा। ठीक है, ये चीता की फोटो है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी न्यूज में है क्यों, क्योंकि अभी इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है 1960 में जब ये बनी थी, ट्रीटी साइन हुई थी, उसके बाद से फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसको सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके, कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन 1960, क्या करेक्ट है। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो किसके बीच में साइन की गई थी, वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, वर्ल्ड बैंक ने ब्रोकर की थी। फिर द ट्रीटी एलोकेट्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर द ईस्टर्न रिवर, तीन नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, ये भारत को दी गई हैं। और वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चिनाब, ये पाकिस्तान को दी गई हैं। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर डिस्पाइट पॉलिटिकल ब्रेकडाउन्स द टीटी हैज कंटिन्यूड ड्यू टू इट्स सेपरेशन ऑफ वाटर शेयरिंग इश्यूज फ्रॉम ब्रॉडर पॉलिटिकल डिस्प्यूट, बिल्कुल, क्या उनको, ये भी ठीक है। ये 1965 का वॉर, 1971 का वॉर, 1999 का कारगिल वॉर, 1984 में जो ऑपरेशन मेघदूत के दौरान ये सियाचिन को कैप्चर किया गया था वो। फिर उसके बाद 1999 के बाद से लेकर अभी तक कितने ही घोषित अघोषित युद्धों में, मतलब युद्ध तो फॉर्मली नहीं हो रहा है, बट स्टिल इंडिया ने बहुत सारे 4,000 से ज्यादा सोल्जर्स को गंवाया है पाकिस्तान की टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से। तो एक तरीके से अनडिक्लेयर्ड वॉर ही चल रहा है। और अभी ऑपरेशन सिंदूर में पहली बार, इससे पहले कभी सस्पेंड नहीं किया गया, तो सब चीज को सरवाइव कर गया, लेकिन इस बार सस्पेंड किया गया है। तो इसलिए ये फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया प्लेस द ट्रीटी इन अबेयंस, मतलब सस्पेंड किया है ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर फॉलोइंग अ मेजर टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होगा D 1, 2 एंड 3, 4, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये सिग्नेटरी थे कौन, इंडिया, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, पाकिस्तान के कौन थे, अयूब खान। ठीक है, तो सारे स्टेटमेंट ठीक हैं, और इसमें मैप पे देख लेते हैं, ये वो नदियां हैं सतलुज जो शिपकिला पास से एंटर करती है इंडिया में, और फिर ब्यास है, ब्यास का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ होता है, रोहतांग पास में, ब्यास कुंड से। और रावी का कहाँ होता है, कुल्लू हिल्स, ये भी रोहतांग पास के पास में है, पास का मतलब होता है दर्रा। और चिनाब का कहाँ होता है, बारालाचला, ये जास्कर रेंज में है। झेलम का कहाँ होता है, वेरीनाग स्प्रिंग, ये पीर पंजाल में है। और ऊपर नॉर्थ से साउथ में अगर इसको अरेंज करने के लिए आता है, ये जो रेंजेस हैं, तो KLZPD, ये याद रख सकते हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ठीक है, इन सबको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन 16, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल जर्नी द इवोल्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ सेकुलरिज्म रिफ्लेक्ट अ यूनिक मॉडल डिस्टिंक्शन ऑफ द वेस्टर्न नोशन विद रेफरेंस टू दिस। सो इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म से बहुत डिफरेंट है, किस लिहाज से डिफरेंट है, वो देखते हैं अभी। कि पहली बार वर्ल्ड सेकुलर जो है वो एक्सप्लिसिटली इंसर्टेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडिया बाय 42nd अमेंडमेंट, क्या 42nd अमेंडमेंट से किया गया था, बिल्कुल ठीक है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर वर्ड का जिक्र नहीं था, हालांकि सेकुलरिज्म जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड है, और सेकुलर सेकुलर जो है वो सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर भी बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, किसमें, केशवानंद भारती केस 1973,
और एक और केस हुआ था 1994 में, एसआर बोम्मई केस। तो इन दोनों ही केसेस में सेकुलरिज्म को जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाया गया था, और इसमें एक और फेडरलिज्म को भी बनाया गया था। ठीक है, तो इसको भी जरूर याद रखना है। फिर सेकंड क्या है, इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रीजन रिलीजन रादर देन स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट। तो ये भी ठीक है कि इंडिया में सबको इक्वल रिस्पेक्ट दी जाएगी। ठीक है, लेकिन जो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है उसमें क्या है कि कंप्लीट सेपरेशन है, मतलब स्टेट कैन नॉट इंटरवीन इन रिलीजन, रिलीजन कैन नॉट इंटरवीन इन स्टेट। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, जैसे ये दिया है। अनलाइक वेस्टर्न सेकुलरिज्म, इंडियन मॉडल अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, बिल्कुल करता है। ठीक है, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक मोरालिटी, पब्लिक हेल्थ, ये सब इश्यूज पर जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है किसको, जो रिलीजियस राइट्स हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे जैसे ट्रिपल तलाक केस हो गया, ट्रिपल तलाक केस हो गया, या सबरीमाला केस हो गया। ठीक है, उसके अलावा एक शिरूर मठ केस था, शिरूर मठ केस 1954 का है ये। ठीक है, इसमें इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस डॉक्ट्रिन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऐसे केसेस हैं जिसमें स्टेट ने इंटरवीन किया है रिलीजियस राइट्स में। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू एडवोकेट फॉर सेकुलर इंडियन स्टेट, बिल्कुल ठीक है कि मोतीलाल नेहरू 1928 में पहली बार जो है सेकुलरिज्म की बात की, सेकुलर स्टेट की बात की थी, फिर फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट कर दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रिजेक्ट किया था, बट डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट कर लिया था इन्होंने। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस को एक्सेप्ट किया था। तो इसका आंसर है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, सारी चीजें हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सब ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। फिर इंडिया जो है वो सर्वधर्म समभाव पे चलता है। ठीक, ये देखा हमने, ट्रिपल तलाक बैन, टेम्पलेंट्री रिफॉर्म्स, अबलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, नेहरू रिपोर्ट जो है वो देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, ये। ठीक है, ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल को जरूर याद कर लीजिए, ये इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि 26 डे ऑफ द 19 नवंबर 1949 का डेट मेंशन है इसमें, इसी को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जाता है। तो ये पूरा एज इट इज याद कर सकते हैं कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारा चीज जो है प्रियम्बल में लिखा है। फिर क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग इंडेक्स स्टेटमेंट। CPI measures the changes in the price level of basket of consumer goods and services purchased by household, करता है, बिल्कुल करता है। The Reserve Bank of India uses CPI combined inflation as the anchor for its monetary policy decision, बिल्कुल। CPI is compiled and released by the Reserve Bank of India on the monthly basis, हालांकि मंथली बेसिस पे तो होता है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं करता है ये, मॉस्पी करता है। ठीक, तो ये गलत है। और द बेस ईयर क्या है, 2011-12 है क्या सीपीआई के लिए, बिल्कुल है 2011-12। ठीक है, तो सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो कितना लेके चलता है, 4 ± 2% का मार्जिन लेके चलता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसके अलावा एक और बेटर इंडिकेटर होता है जीडीपी डिफ्लेटर। उसमें क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी यानी करंट प्राइसेस पे, और अपॉन रियल जीडीपी यानी बेस प्राइस पर। ठीक है, ये जो है ये भी किसका तरीका है, इन्फ्लेशन को नापने का तरीका है। हालांकि ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर इन्फ्लेशन को नापने का, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो डेटा आता है वो हर 3 महीने, हर क्वार्टर के बाद आता है। ठीक है, जीडीपी डेटा के साथ। तो इसलिए सीपीआई को प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसका डेटा मंथली पब्लिश होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 1 2 एंड 4। फिर हाँ, ये सीपीआई जो है ट्रैक करता है, ये है मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क में 4 ± 2%। देन एनएसओ करता है, एनएसओ किसके अंडर में है, मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। करंट बेस क्या है सीपीआई का, 2011-12। फिर ये इंपॉर्टेंट है, GLP-1 ड्रग्स। ठीक है, ये क्या करता है, स्टेटमेंट देखते हैं पहले। GLP-1 ड्रग आर प्राइमरली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज एंड हैव मोर रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर टेस्टिंग ओबेसिटी, बिल्कुल ठीक, ठीक है। These drugs mimic the action of a naturally occurring hormone in the body that help regulate blood sugar level and appetite। ठीक है, अच्छा, ये मैं साथ साथ आंसर बताता चल रहा हूँ, लेकिन इसको पहले पॉज करके, जैसे क्वेश्चन दिखे पॉज करके पहले रीड करना है खुद, और इसको अटेम्प्ट करना है, फिर उसके बाद आंसर देखना है। ठीक है, तो क्या ये मिमिक करता है ड्रग नेचुरली अकरिंग हार्मोन को, बिल्कुल ठीक करता है।
फिर GLP-1 ड्रग वर्क बाय इंक्रीजिंग ग्लूकागोन लेवल एंड एक्सेलरेटिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग टू एड इन डाइजेशन, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, वो डिक्रीज करता है। अभी होता क्या है वो देखेंगे। और ये एक्सेलरेट नहीं करता है, इसको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। होता क्या है देखते हैं। GLP क्या है? ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1, इसका असली नाम है। ये कब रिलीज होता है बॉडी में? जब हम खाना खाते हैं उसके बाद ही रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है पेनक्रियास को कि इंसुलिन को अब छोड़ो। ठीक है, कि खाना हो गया, अब इंसुलिन को पचाने का, इंसुलिन को छोड़ो, ताकि शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। ठीक। तो ये एक मिमिक करने के लिए है। तो अगर इसको जो है खाने के बाद अगर नेचुरली रिलीज होता है, तो इसको अगर आर्टिफिशियली बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो क्या करेगा ये? डायबिटीज को कंट्रोल करेगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है कि ये डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज को करेगा, और ये वेट लॉस को भी प्रेफर करेगा। क्यों वेट लॉस को प्रेफर करेगा? क्योंकि ये खाने के बाद रिलीज होता है, तो अगर इसको हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी को लगेगा कि पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो वेट लॉस में भी जो है ये इफेक्टिव होगा। ठीक। तो स्टेटमेंट टू करेक्ट है। ये मिमिक करता है GLP-1 हार्मोन, जो ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ फुलनेस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन ये रहा, GLP-1 सप्रेस करता है ग्लूकागोन को, इंक्रीज नहीं करता है। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को भी स्लो कर देता है। ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। फिर क्वेश्चन नंबर 19। पहले इसको पॉज करके अटेम्प्ट अटेम्प्ट जरूर करिए, उसके बाद देखिए। विद रेफरेंस टू इंडियाज लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एट्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंटली रिकॉग्नाइजेस 22 लैंग्वेजेस। क्या 22 लैंग्वेजेस हैं? बिल्कुल, अभी तो 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थी। फिर आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर फॉर माइनॉरिटीज। बिल्कुल करता है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा है, इसको याद कर सकते हैं कि इंडिया में 121 लैंग्वेजेस हैं और 270 मदर टंग है, एज पर 2011 सेंसस के हिसाब से। ठीक है, इतने को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये तीनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, तो 1, 2 एंड 3 इसका आंसर होगा। फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है भाई, 29 जो है, 29 और 30 जो है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज के लिए है ही, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट है। और हालांकि ये एक इंपॉर्टेंट है, इस पे PYQs में क्वेश्चन भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये देख लेते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 थे, लेकिन आज के समय 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस शेड्यूल में। 8 शेड्यूल में। तो 21st अमेंडमेंट 1967 में सिंधी को ऐड किया गया था। फिर 71st अमेंडमेंट 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को ऐड किया गया था। फिर 92nd अमेंडमेंट 2003 में किसको ऐड किया गया था? वो किया गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है, बट इसको फिर भी याद रखना है, क्या पता आगे भी दोबारा पूछा जा सके। फिर एक ये भी पूछ चुका है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, ये यूनिसेफ, और नॉट यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया था। ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कब? 21 फेब को। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये टर्म है GW231123। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट है यूपीएससी का, ऐसे पूछ लेता है कि ये टर्म न्यूज में है, बताओ क्या है ये। ठीक है, तो ये क्या है पहले आप अटेम्प्ट करिए। ये है क्या? मर्जर ऑफ टू मैसिव ब्लैक होल्स। ठीक। लीगो ऑब्जर्वेटरी से जो है उसको किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है क्या? कि ये ग्रेविटेशनल वेव्स, अच्छा ग्रेविटेशनल वेव्स को जो है थ्योरेटिकली जो है किसने बताया था ग्रेविटेशनल वेव्स एग्जिस्ट करती हैं? थ्योरेटिकली तो बताया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, लेकिन पहली बार इसको जो है एक्सपीरियंस कब किया गया, मतलब रिकॉर्ड कब किया गया? 2016 में। ठीक है, 100 साल के बाद, लीगो ऑब्जर्वेटरी से। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दो दो ब्लैक होल है, एक है 103 गुना बड़ा है अपने सन से, और एक है 137 गुना बड़ा। दोनों मर्ज कर रहे हैं ब्लैक होल। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम दिया गया है GW231123। ठीक है। ये शायद इसलिए नाम दिया गया है कि इसको 23 नवंबर 2023 को, अब आई डोंट नो बट ऐसे याद करने का तरीका ठीक है, 23 नवंबर 2023। फिर क्वेश्चन नंबर 21, ये है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो OCI कार्ड होल्डर इज नॉट कंसिडर अ सिटीजन अंडर इंडियन लॉ।
ठीक। हाँ बिल्कुल ठीक है कि ओसीआई जो है कार्ड होल्डर सिटीजन नहीं है। वो इंडियन एंसेस्ट्री से कुछ कुछ रिलेटेड है, इसलिए जाके दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ली है, लेकिन वो इंडिया से कुछ ना कुछ हद तक रिलेटेड है। तो उसको कुछ एडिशनल राइट्स दिए गए हैं नॉन अदर कुछ नॉन इंडियंस के कंपैरिजन में। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर OCI card holder are entitled to rights similar to those of non-resident Indians in matters of economic, financial, and educational fields, but they do not enjoy rights such as voting, public employment, and holding constitutional post। ये बिल्कुल ठीक है कि एनआरआई जो है वो नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, मतलब दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, वो बाहर रह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन दे आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, बट ओसीआई आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। और इंडिया में ऐसा है कि अगर आप किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेते हैं तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। तो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप का जिक्र किया गया आर्टिकल 5 to 11 में। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी न्यूज में था। ठीक है, वो सारे पॉइंट्स सारे क्वेश्चन मैं करवा ही वही रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट न्यूज में है। ठीक है, चाहे वो डायरेक्टली करंट अफेयर से लिंक्ड हो या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है स्टैटिक पार्ट जो है करंट अफेयर से लिंक हो, लेकिन वो सारे न्यूज में है। ठीक है, तो ये सारे जो है ये ओसीआई कार्ड होल्डर जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है। ठीक। फिर इसने क्लेरिफाई किया था उसे कार्ड होल्डर आर एंटाइटल टू पैरिटी विद एनआरआई। बस उनको वोटिंग राइट, पब्लिक ऑफिस, ये वाला जो सिटीजन्स को जो राइट रहते हैं वो राइट जो है इनको नहीं मिलेंगे ओसीआई कार्ड होल्डर को। फिर क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं ट्राइब्यूनल से रिलेटेड। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि ट्राइब्यूनल्स आर क्वासी जुडिशियल बॉडीज क्रिएटेड टू रिड्यूस द बर्डन ऑन रेगुलर कोर्ट्स। बिल्कुल ठीक है। कब किया गया था ये? 42nd अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था ट्राइब्यूनल्स को। अमेंडमेंट्स, एक नया पार्ट ही ऐड किया गया था 323A और बी के तहत। क्या पार्ट था? पार्ट 14A। ठीक है, नया पार्ट ही ऐड कर दिया गया था ट्राइब्यूनल्स के लिए। तो 323A में जो है वो किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये है। और बाकी जो अदर से रिलेटेड जो ट्राइब्यूनल्स हैं वो 323B में है, जैसे एनजीटी जो है इसके तहत बनाया गया है 2010 में। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल इसको मैंडेट करता है बनाने के लिए। ठीक। फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स जो 323A के अंडर में डील्स एक्सक्लूसिवली विद सर्विस मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये देखते हैं आगे। फिर ट्राइब्यूनल्स आर मेंशन्ड ओनली इन पार्ट 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये देखा मैं पार्ट 14A के अंडर में है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 2 एंड 3, तीनों करेक्ट हैं। तो ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नाम से सेंट्रल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज से एक साथ ही डील करेगा। फिर ट्राइब्यूनल जो है पार्ट 14A में है। ठीक है, बिल्कुल है। ठीक है कि एक सेकंड माइक एडजस्ट कर लेना। कि ट्राइब्यूनल्स जो है क्वासाई जुडिशियल बॉडीज हैं जो जुडिशरी के ओवरबर्डन को कम करने के लिए लाए गए थे। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, सो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल 323A में है और बाकी जो बचे हुए ट्राइब्यूनल है 323B में है। ठीक है, पार्ट 14A जो है वो ऐड किया गया था। ठीक है, ये 1976 में इंपॉर्टेंट है, जैसे ये दिया 323A, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के लिए है और बाकी अदर ट्राइब्यूनल जो है 323B में है। ठीक। फिर ये इंपॉर्टेंट है ट्रीटी ऑफ सालवाई, इसको देखते हैं। 1782 में हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई, किससे रिलेटेड है ये? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर से। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ मद्रास पे एंड हुआ था। सेकंड एंग्लो मैसूर मराठा वॉर से ट्रीटी ऑफ बसाइन, ट्रीटी ऑफ बसाइन रिलेटेड है। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो है वो तो कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई थी, उसमें मराठा एम्पायर का खत्म ही हो गया था। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई 1782 में हुआ था। और फर्स्ट मराठा वॉर कब से शुरू हुआ था? 1775 से लेकर 1782 तक। ठीक। और ये किस ट्रीटी के साथ शुरू हुआ था? दो इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। एक ट्रीटी ऑफ सूरत जो कि 1775 में हुआ था, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में। हालांकि ट्रीटी ऑफ पुरंदर दो हैं, एक शिवाजी के साथ साइन की गई थी लेकिन वो पुरानी है, वो 100 साल पहले की है। और ये ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1776 में है ये। हालांकि ये इसका डिटेल भी है, लेकिन डिटेल जो है इसमें बताने लगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए डिटेल नहीं देखेंगे। हालांकि आप डिटेल चाहें तो देख सकते हैं, ट्रीटी ऑफ सूरत और ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ये ट्रीटी के साथ जो है इनिशिएट हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, और ट्रीटी ऑफ सालबाई पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सॉरी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हुआ। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट नाम इसमें आते हैं, एक तो नाना फडणवीस और एक महादजी सिंधिया।
महाजी सिंधिया, ठीक है, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्समैन थे मराठा के, जिन्होंने मराठा उसको जीत दिलाई थी इस वॉर में। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन है इसका। फिर अरेंज द फॉलोइंग ब्रिटिश कॉलोनियल डॉक्ट्रिन्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अडॉप्शन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट से ये कब आया गया था? 1813 के आसपास जो हुआ था, उसके बाद से डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट से लॉर्ड हेस्टिंग्स ने शुरू की थी। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये कब हुआ था? 1848 में। ये कौन था ये उस समय? डलहौजी। और फर्स्ट स्टेट कौन सा था जिसको कैप्चर किया गया था? वो था सतारा। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिंग फेंस, ठीक है, ये 1773 74 के आसपास में। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? 1773 74 में, इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा गवर्नर जनरल कौन था। और वो जो भी गवर्नर जनरल था, वो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था कब? 1773 के जो चार्टर जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके बाद। ठीक है, सो इसको अगर क्रोनोलॉजी अरेंज करें तो 3 1 2। तो 3 1 2 किस में है? ए में है, जिसका आंसर है 1 3 1 एंड 2। ठीक, ये है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 1786 तक जो है वो कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ पैरामाउंट से 1813 के बाद, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट 1848 के बाद, डलहौजी। और ये लॉर्ड हेस्टिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमिटीज स्क्रूटनाइजेज द अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग? ठीक है, तो कौन करता है उसको? क्या बोलते हैं उसको? पोस्टमार्टम कमेटी भी बोलते हैं। ठीक है, कि कैग के रिपोर्ट को स्क्रूटनाइज करने के लिए वो कौन सी है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, तो जरा इन तीनों के बारे में देख लेते हैं। ये यहाँ लिखा है मैंने कि पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने होते हैं? 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, यानी 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। 1921 में कब? जो मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड रिफॉर्म्स था उसके बाद पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था पब्लिक अकाउंट कमेटी। फिर दूसरा एस्टीमेट कमेटी, सबसे बड़ी कमेटी होती है, जिसमें 30 मेंबर्स होते हैं, जिसमें एंटायरली सारे लोकसभा के होते हैं। 1950 में पहली बार बनाई गई थी, किसके रिकमेंडेशन में? जॉन मथाई। थर्ड कमेटी है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और ये फर्स्ट एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, किसके अंदर में? मुरारजी देसाई के अंडर में जो बनी थी, उसने रिकमेंड किया था। उसके रिकमेंडेशन के बाद 1964 में जो है इसको बनाया गया था। ठीक, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं, कितनी? 24 होती हैं, जिसमें 31 मेंबर होते हैं, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है? कैग के एनुअल रिपोर्ट को एग्जामिन करती है। अब कैग जो है रिपोर्ट, जो चीज हो चुकी है उसको रिपोर्ट देता है, इसलिए इसको कभी कभी पोस्टमार्टम कमेटी बोलते हैं। किसको? पब्लिक अकाउंट कमेटी को। कैग जो है वो 148 आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फिर क्वेश्चन नंबर 26, विद रेफरेंस टू सदर्न अफ्रीकन ज्योग्राफी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो एस्वातनी इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका। तो एस्वातनी क्या लैंडलॉक्ड कंट्री है? लैंडलॉक्ड कंट्री तो है, बिल्कुल है, लेकिन कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका नहीं है। साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक से जो है वो बाउंड्री बनाता है, और इसका एक और नाम है स्वाजीलैंड। तो ये गलत है स्टेटमेंट। सेकंड क्या है? लेसोथो इज बॉर्डर्ड बाय ओनली 2 कंट्रीज, साउथ अफ्रीका एंड मोजाम्बिक। लेसोथो जो है वो सिर्फ साउथ अफ्रीका के अंडर में है, तो ये रिवर्स कर दिया स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है डी, नीदर वन नॉर टू। तो इसको मैप पर देख लेते हैं। मैप पर देखना ज्यादा, हाँ, तो ये है लेसोथो, ये सॉरी एस्वातनी यानी स्वाजीलैंड। ये साउथ अफ्रीका के साथ बॉर्डर लगा रहा है, साथ में मोजाम्बिक के साथ भी बॉर्डर लगा रहा है। फिर ये है लेसोथो, कंप्लीटली सराउंडेड है इसमें, किसमें? इंडिया, साउथ अफ्रीका में। और साउथ अफ्रीका किससे बाउंड्री बनाता है? बोट्सवाना, नमीबिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक से। और नीचे जो है वो इंडियन ओशन इधर, और इधर अटलांटिक ओशन। फिर क्वेश्चन नंबर 27, ये क्रोनिक वीनस इनसफिशियंसी से रिलेटेड है। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरनेशनल क्लाउन बन के उभरे हैं, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, तो उनको ये हुआ था क्रोनिक वीनस इंसफिशियंसी। तो इसमें क्या होता है कि पैर की जो वीन्स होते हैं ना, जो लेग्स के वीन्स होते हैं, दे आर अनेबल टू, मतलब वो खून को वापस हृदय तक, यानी जो हार्ट तक पहुंचाने में असक्षम हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसमें सूजन हो जाती है, तो यही है क्रोनिक वीनस इंसफिशियंसी। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा, अ कंडीशन वेयर वीन्स स्ट्रगल टू रिटर्न ब्लड फ्रॉम द लेग्स टू हार्ट। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है क्रोनस वीनस एफिशिएंसी होता क्या है, और इससे पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप को हुआ था। तो ठीक है, तो इस दोनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में ये लिखा है।
फिर क्वेश्चन नंबर 28, विद रेफरेंस टू द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि it allows resident individual to remit a certain amount of foreign exchange abroad annually for permitted account and current and capital account transactions। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है। कितनी लिमिट है ये? 2.5 लाख डॉलर्स। इतने तक एक इंडिविजुअल एक साल में जो है देश के बाहर ले जा सकता है, फॉरेन एक्सचेंज ले जा सकता है। फिर सेकंड क्या है? रेमिटेंसेस अंडर द स्कीम, रेमिटेंसेस अंडर द स्कीम कैन ओनली बी मेड फॉर एजुकेशनल एंड मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हालांकि एजुकेशनल और मेडिकल कवर तो होता है, लेकिन इसके अलावा बाकी और चीजें भी कवर होती हैं। तो ये सिर्फ इस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी पर्पज से जा सकता है, जैसे टूरिज्म के पर्पज से या किसी और पर्पज से भी ले जा सकता है। फिर द स्कीम इज एप्लीकेबल टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल्स को है, कंपनीज को नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो इसका आंसर होगा ओनली वन। ठीक है, तो ये रहा स्टेटमेंट वन। ये किस पे है? इंडिविजुअल्स पे है। माइनर्स भी इंक्लूडेड है, ये भी पूछ सकता है, माइनर्स इंक्लूडेड हैं तो 2.5 लाख US डॉलर। ठीक है, ट्रैवल हो टू एजुकेशन इन्वेस्टमेंट किसी पर्पज से ला सकते हो। ठीक है, और ये सिर्फ एजुकेशन या मेडिकल पर्पज से नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गिफ्ट, डोनेशन, मेंटेनेंस और रिलेटिव्स अब्रॉड, सब चीजों के लिए भेज सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए है, कंपनीज के लिए नहीं है, पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए भी नहीं है, ट्रस्ट के लिए भी नहीं है। ठीक है, उनके अलग लॉ होते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए है सिर्फ लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। फिर क्वेश्चन नंबर 29, विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कि द प्रेसिडेंट कैन सीक द एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ लॉ और फैक्ट दैट आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। बिल्कुल कर सकता है, ये कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 143 के तहत। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको क्या बोलते हैं? एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन। और कुछ जुरिस्डिक्शन होती है, जैसे ओरिजिनल होता है वो 131 में है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखना है। फिर सेकंड क्या है? इन मैटर्स रिलेटेड टू ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिस्क्रिशन वेदर और नॉट टू रिस्पॉन्ड। ये बिल्कुल गलत है। बाकी और मैटर्स में इसको डिस्क्रिशन है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की जो ट्रीटीज हैं, ठीक है, वो मैंडेटरी है उसमें जवाब देना। ठीक है, वो डिस्क्रिशन नहीं है। और इन पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट द सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्लाइज्ड टू गिव इट्स एडवाइस। नहीं, उसमें जो है वो एडवाइजरी नहीं, उसमें ऑब्लाइज्ड नहीं है, उसमें डिस्क्रिशन है। ठीक है, तो चाहे तो दे भी सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। ठीक है, तो ये गलत है, रिवर्स कर दिया है। प्री कॉन्स्टिट्यूशनल जितने भी हैं ट्रीटीज, उसमें मैंडेटरी है, और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल में वो डिस्क्रिशन है। फिर ये आंसर है ए ओनली। ठीक, ये है 143 के तहत। और ये 143(2) डील करता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट में मैंडेटेड टू गिव इट्स ओपिनियन। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 30, द रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड मेडॉग डैम इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एंड इन अ रीजन दैट डायरेक्टली बॉर्डर्स विच इंडियन स्टेट। ठीक है, तो ये किस रीजन में बनाया है ये यारलुंग सांगपो में बनाया है। किसने बनाया है? चाइना ने कंस्ट्रक्ट किया है, तिब्बत में। ठीक है, और ये किस स्टेट के साथ बाउंड्री लगाता है? वो अरुणाचल प्रदेश के साथ बाउंड्री लगाता है, तो इसका आंसर होगा ए। फिर हाँ, ये है कि यारलुंग सांगपो जो है वो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र का नाम है। देन जब वो अरुणाचल प्रदेश में आता है तो वहां पे नाम हो जाता है सियांग या दिहांग। और ब्रह्मपुत्र कहाँ कहते हैं? ब्रह्मपुत्र उसको असम में बोलते हैं, सिर्फ असम में ही ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र क्या बोलते हैं? जमुना। ठीक है, यमुना नहीं, जमुना बोलते हैं किसको? ब्रह्मपुत्र को। कहाँ? बांग्लादेश में। ठीक, तो मैप पे देख लेते हैं, ये है। तो ये मैंने ये कुछ इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज भी डाल दी हैं इसमें। लोहित, लोहित के किनारे यहाँ पे कहीं अरुणाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है परशुराम कुंड। ठीक है, इसको भी याद रख सकते हैं। फिर एक सुबनसिरी इसका एक ट्रिब्यूटरी है, एक मानस है, एक तीस्ता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। तो ये है मेडोग काउंटी, कहाँ पे लोकेटेड है? ये तिब्बत रीजन में लोकेटेड है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टो करेंसीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट विदाउट बैकिंग ऑफ एनी सेंट्रल अथॉरिटी। बिल्कुल ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं ये। फिर ब्लॉकचेन इज द ओनली टेक्नोलॉजी, जहां ओनली आया वहां सतर्क हो जाइए, कि ब्लॉकचेन इज द ओनली टेक्नोलॉजी थ्रू विच ऑल द क्रिप्टो करेंसीज आर इशूड एंड मेंटेनेड।
मेंटेन नहीं, ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजीज, लेकिन सारी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सिर्फ ब्लॉकचेन पे नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी पे भी हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर स्टेटमेंट थर्ड, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी 2019 रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बिल्कुल, सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी, अगर ये क्वेश्चन आए सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी किससे रिलेटेड है, तो वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड है। इसने क्या रिकमेंड किया था? बैन कर दो सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को। ठीक है, बैन कर दो सारे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को, और एक सेंट्रली बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करो। ये कमिटी ने रिकमेंड किया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, सो ये रहा, मोस्ट क्रिप्टो करेंसीज ऑपरेट ऑन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज पे भी काम करते हैं। फिर सुभाष चंद्र गर्ग कमेटी ने बैन किया था, रिकमेंड किया था बैनिंग प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, और आरबीआई इशू करे ऑफिशियल डिजिटल करेंसी। ठीक है फिर एक और इम्पोर्टेंट है कि जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन को कौन सा ऐसा देश था जिसने पहला जिसने एज अ ऑफिशियल करेंसी अपने लीगल टेंडर जो है घोषित किया था, वो था एल सल्वाडोर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक सेंट्रल अमेरिकन रीजन में है, जिसको लैटिन अमेरिका भी बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका में एक देश है, एल सल्वाडोर। फिर क्वेश्चन नंबर 32, ये ईरान की न्यूक्लियर साइट है जिसपे अभी हाल ही में B2 बॉम्बर से यूएसए ने अटैक किया था। क्या किया था? GBU-57, ये है बंकर बस्टर बॉम्ब बोलते हैं इसको। ठीक है, उससे उससे अटैक किया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख सकते हैं, साउथ टू नॉर्थ में अरेंज करना है। तो इसको मैप पे ही देखते हैं। ठीक है, ये है ये है मैप पे। तो ये है बुशेहार, ये है इस्फान, ये है नतांज, ये है फोर्दो। ठीक है, तो ये किसी भी तरीके से पूछ सकता है, इसको जरूर याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक लोकेशन ये है, बंदर अब्बास। ठीक है, ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर जो इंडिया ईरान से होते हुए जा रहा है। यहाँ पे हॉर्मुज स्ट्रेट है ये। यहाँ पे कुछ चाबहार पोर्ट, जो अगेन इंडिया डेवलप कर रहा था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, जरूर याद रखना है इसको। फिर क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, विद रेफरेंस टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे स्टार्टिंग मैंने बोला था कि वाइस प्रेसिडेंट पे भी क्वेश्चन आएगा, क्यों? क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, याद करना। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यूजिंग प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। बिल्कुल ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में फर्क क्या होता है? एक मिनट देखते हैं। प्रेसिडेंट में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स वोट करते हैं ऑफ बोथ हाउसेज, लोकसभा राज्यसभा भी, और लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी, स्टेट्स की भी, और ऐसी यूनियन टेरिटरी जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं। वाइस प्रेसिडेंट में सारे मेंबर्स, ऑल मेंबर्स ऑफ इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड लोकसभा एंड राज्यसभा, इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। सेम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में होता है, इम्पीचमेंट में भी ऑल मेंबर्स होते हैं, ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा ओनली। ठीक है, इसमें भी स्टेट का कोई रोल नहीं होता है। फिर ये जरूर ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर हिज रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट को करते हैं, किस आर्टिकल के तहत? 67A के तहत। फिर टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं लोकसभा नहीं, राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के लिए हो, प्लस 35 ईयर्स ऑफ एज का हो। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट जो होते क्या होते हैं? एक्स ऑफिशियो, बाकी सब डिटेल तो जानते ही होंगे सब। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। और हाँ, प्रेसिडेंट के अगर पोस्ट खाली होता है तो 6 मंथ, विद इन 6 मंथ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए, कि विद इन 6 मंथ जो है वो इलेक्शन कराना मैंडेटरी है। बट वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा है क्या? ठीक है, कुछ नहीं बोला, एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई मैंडेट नहीं किया है कि 6 महीना 2 महीना, बट लिख दिया एज सुन एज पॉसिबल।
ठीक है, तो इसका आंसर हाँ ये गलत है, सॉरी गलत है, ये लोकसभा नहीं है, राज्यसभा है। तो इसका आंसर होगा 1 और 2 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा हाँ, जगदीप धनखड़ जो है सिर्फ तीसरे ऐसे वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने रिजाइन किया है। वीवी गिरी और आर वेंकटरमन, लेकिन वीवी गिरी और आर वेंकटरमन वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। और वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ है, इन्होंने मेडिकल रीजंस की वजह से इस्तीफा दिया है। ठीक है, मतलब प्राइमा फेसी तो यही है। फिर एक और इम्पोर्टेंट है कि ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन अब इन्होंने जो इलेक्शन होगा, तो जो जगदीप धनखड़ का सबका जो बचा हुआ टर्म था वही पूरा करेंगे, नहीं। वो फ्रेश 5 ईयर टर्म के लिए होगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, विद रेफरेंस टू द सेशंस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। ये इसलिए ये है क्योंकि मॉनसून सेशन चल रहा है। मॉनसून सेशन चल रहा है, इसलिए इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन पॉलिटी के मिल रहे हैं इस महीने में, जुलाई वाले में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है याद रखना कि सेशन ऑफ पार्लियामेंट में क्या है। एडजर्नमेंट की बात की गई है, टर्मिनेट अ सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द फॉर द डे और फॉर अ शॉर्ट पीरियड विदाउट अफेक्टिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द सेशन, बिल्कुल ठीक है। तीन तरह से होता है एडजर्नमेंट। एक होता है प्रोरोगेशन, और एक होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो एडजर्नमेंट क्या है, एक दिन का जो बिजनेस है उसको सस्पेंड किया जाता है, ये कौन करता है, स्पीकर करते हैं। प्रोरोगेशन में क्या है, एंटायर सेशन को ही कर दिया जाता है। ठीक है, इसका पावर किसके पास होता है, प्रेसिडेंट के पास होता है। और टर्मिनेशन मतलब पूरा जो वो है, पूरा आपका पूरा जो लोकसभा है उसी को टर्मिनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो वो पावर भी होती है प्रेसिडेंट के पास। ठीक, सो प्रोरोगेशन इज डन बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सेशन, नहीं। ये कौन करता है, ये करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट द पार्लियामेंट मस्ट मीट एटलीस्ट थ्राइस एवरी ईयर, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता है कि थ्राइस, हालांकि 3 बार तो मिलते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स, बट ये मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप हो सकता है वो हो सकता है 6 मंथ, नॉट बियॉन्ड दैट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट नहीं करता कि 3 बार मिलना है, तो ये गलत है। ठीक है, हालांकि 3 सेशन होते हैं तो इसलिए कंफ्यूज जरूर हो सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर 3 होते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला होगा 3, नहीं ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है कि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होगा वो 6 मंथ होगा। सो इसका आंसर है ए, वन ओनली। ठीक है, वो यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है सारा। ये प्रेसिडेंट करते हैं प्रोरोगेशन, स्पीकर नहीं करते हैं। और आर्टिकल 85 में बोलते हैं कि देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ। ठीक है, 2 सेशन के बीच में। फिर क्वेश्चन नंबर 35, कथक। कथक जो है न्यूज में था, वो कुछ दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ था, कुछ तो कर रहे थे वहां पे। ठीक है, तो वो हालांकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है क्या कर रहे थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि होता क्या है। तो इसको अटेम्प्ट करिए, इसका आंसर है क्या, बी। ये क्या करता है, इंट्रिकेट फुटवर्क एंड स्पिन्स अलोंग विद द नैरेटिव जेस्टर। तो कथक है क्या, पहले तो क्लासिकल डांस फॉर्म है इंडिया का। तो टोटल पहले क्लासिकल डांस फॉर्म देख लेते हैं कितने होते हैं, नीचे दिया होगा। नहीं, इसमें नहीं दिया है। तो रामायण और महाभारत से जो स्टोरी टेलिंग होती है वो होता है। बाकी जो बचे हुए क्लासिकल डांस वो देख लेते हैं, कथक तो है ही, जनरली यूपी के आसपास। फिर कथकली होता है एक। अच्छा, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये दो हैं केरला से रिलेटेड। फिर एक है भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु। फिर एक है कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश। और ये हो गए 5, और उसके अलावा फिर क्या है, ओडिसी, ये ऑब्वियसली उड़ीसा से। फिर एक मणिपुरी, ये कहाँ का होगा, ऑब्वियसली मणिपुर का होगा। और एक और ऐड किया गया था, सत्रिय, ये असम से है। ये वैष्णव परंपरा से रिलेटेड है। ठीक है, सो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, ये रीजंस हैं कुछ, सुमी सिटी और ये कोस्टियानिकेव, ये कहाँ है, ये यूक्रेन में थे। कौन से रीजन में वो, कौन सा, दोनेस्क और लुहांस्क। दोनेस्क और लुहान, ऐसे करके 2 रीजन थे जिसको रशिया ने इन्वेड किया था यूक्रेन में। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मैप पे देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है मैप पे, लुहांस्क और दोनेस्क रीजन में। ये दोनों हैं, सुमी सिटी और ये
कोस्तिया निगविका। और ये क्या है? ये नाइपर, नाइपर रिवर के किनारे ये नाइपर रिवर आ रही है। ठीक है। तो ये नाइपर रिवर इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से बहती है? यूक्रेन से बहती है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये जरूर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स भाई किसने निकाला है? ठीक है, वो कौन निकालता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ये एनुअल है कि बायएनुअल है, ये एनुअल निकालता है। ठीक है। क्या करता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन जो कंट्री में, उसको मेजर करने के लिए। ठीक। और ये थ्री डायमेंशन के लिए, एक्सेस, यूसेज और क्वालिटी। ठीक है, तो फाइनेंशियल याद कर रखना, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, आरबीआई और एनुअल। ठीक। फिर बायोस्टिमुलेंट्स की बात देख कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में, कि बायोस्टिमुलेंट्स क्या होते हैं? आर सब्सटेंसेस दैट इनहेंस न्यूट्रिएंट अपटेक, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड ओवरऑल प्लांट ग्रोथ विदाउट बीइंग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड। अच्छा, बायोस्टिमुलेंट एक एक ऐसा हो कि एक कैटलिस्ट सुना होगा, एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो क्या करता है? वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता। ठीक है, रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। ठीक है। सो कुछ कुछ वैसा ही बायो स्टिमुलेंट है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, मतलब फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की तरह एक्ट नहीं करता है। वो इनहेंस करता है क्या? न्यूट्रिएंट्स अपटेक, मतलब क्वालिटी को इनहेंस कर देगा, कि प्लांट जो ज्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर पाए, स्ट्रेस को टॉलरेट कर पाए। ठीक है। और प्लांट की ओवरऑल जो हेल्थ है वो बढ़े, तो वो होता है बायो स्टिमुलेंट। तो इसको बोल सकते हैं कि बायोलॉजी का कैटलिस्ट। ठीक है। और इंडिया में बायो स्टिमुलेंट को कहाँ से रेगुलेट किया जाता है? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 से रेगुलेट किया जाता है, बिल्कुल दोनों ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर है सी, बोथ वन एंड टू। कुछ बायोस्टिमुलेंट के नाम देख लेते हैं, ये है इंपॉर्टेंट। एक है अधाटोडा वैसिका, और कुछ सीविड एक्सट्रैक्ट हैं, जैसे एस्कोफाइलम, नाडोसम, सरगैसम, टेनेरियम, और ये कैपेथकस एल्वारेजी। ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये टर्म टर्म दे दे, इंपॉर्टेंट इन न्यूज है क्या? ये बायोस्टिमुलेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पाइका रिबिलियन के ऊपर। ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले, कि पाइकास वर लैंडेड मिलिशिया ऑफ ओडिशा हु सर्व्ड इन द किंग इन रिटर्न ऑफ रेंट फ्री लैंड। बिल्कुल ठीक है। कि पाइकास कौन होते थे? कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी लैंड ओनर है, तो उसको रेंट देना पड़ता था लैंड का, किसको? राजा को, एज अ टैक्स। लेकिन जो एज अ मिलिट्री में सर्व करता था, उसको वो छूट मिलती थी उस टैक्स पर। ठीक है, तो पाइका वही थे, लैंडेड मिलिशिया जो, लेकिन 1800 के आसपास, 1800 या 1801 के आसपास उड़ीसा जो है वो किसके? ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया। तो पाइकाज ने अपना जो है, पाइकास जो है वो अपना उन्होंने ये इनका एम्प्लॉयमेंट चला गया। ठीक है। तो उन्होंने रिबल कर दिया। कब? 1817 में। तो ये पाइका रिबिलियन उससे रिलेटेड है। और पाइका रिबिलियन को लीड किसने किया था? बख्शी जगबंधु ने लीड किया था, प्राइमली टिगर ड्यू टू ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड अबॉलिशन ऑफ हेरिडिटरी रेंट फ्री लैंड। सो उससे रिलेटेड है, बख्शी जगबंधु ने लीड किया था। दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट ठीक है। और हालांकि बीच में कभी कभी बात चल रही थी इसकी, कि 1817 को इंडिया का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया जाए, लेकिन किया नहीं गया था। फिर हाँ, ये है। उस समय रूल कौन किसका था? गजपति डायनेस्टी का रूल था, और गजपति के रूलर कौन थे? मुकुंदा देव टू। और बख्शी जगबंधु क्या थे? एक खुर्दा किंगडम के जो है वो मिलिट्री चीफ थे, जो कि किसके अंडर में था? इट वॉज अंडर द गजपति रूलर्स। ठीक है। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अंडर द गजपति रूलर्स, खुर्दा किंगडम, बख्शी जगबंधु, इनको बाद में फांसी दे दी गई थी। हाँ, ये सॉरी, ब्रिटिश टुक ओवर 1803 में लिया था। ठीक है। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन 40, विद रेफरेंस टू द एफा क्लीवेक्स रिसेंटली सीन इन न्यूज, है क्या एफा क्लीवेक्स? एफा क्लीवेक्स एक मलेरिया का वैक्सीन तो है, बिल्कुल है, आईएसएमआर ने किया है, लेकिन ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को टारगेट नहीं कर रहा है। ठीक है। किसको टारगेट कर रहा है वो नीचे देखेंगे किसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्या है? इट इज अ काइमेरिक रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दैट यूजेस पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्रोटीन्स टू जनरेट इम्यून, ये ठीक है। काइमेरिक वैक्सीन ये पूछ सकता है, अभी देखते हैं नीचे। तो इसका आंसर है बी, टू ओनली। ठीक है। ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को टारगेट कर रहा है। ठीक है, एफा क्लीवेक्स किसको कर रहा है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम को टारगेट कर रहा है। हालांकि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है सबसे सबसे ज्यादा मोस्टली प्रेवलेंट तो है, लेकिन ये टारगेट किसको कर रहा है? फेल्सीपेरम को। और काइमेरिक वैक्सीन का मतलब क्या होता है? कि जेनेटिक मटेरियल्स, डिफरेंट सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करके कोई वैक्सीन बनाई जाए, तो उसको बोलते हैं काइमेरिक वैक्सीन। ठीक है, जैसे एफ्लास क्लीवैक्स में किसको है? ये प्रोटीन का नाम है PF CSP और PFTRAP। ये भी पूछ सकता है कि ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं न्यूज में थे, क्या है ये? ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 41,
रॉयल डिजीज के बारे में, इनमें से कौन सा रॉयल डिजीज बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो रॉयल उसमें ही ज्यादातर फैलता है, और ये एक वो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो ये है हेमोफीलिया। ये जो यूके का रॉयल फैमिली है उसमें ज्यादा प्रिवलेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं, ये ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ठीक है, होमोफीलिया। ठीक, तो हेमोफीलिया इसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, ये क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग नहीं हो पाती है ब्लड की। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ज्यादा और कुछ नहीं है, रॉयल डिजीज इसको बोलते हैं, बस ये याद रखना है। फिर एक टर्म है E3 कंट्रीज। अच्छा, एक टर्म है E3 कंट्रीज, एक है EU3 कंट्रीज। ठीक है, ये यूरोपियन यूनियन की है। तो E3 कंट्रीज में कौन कौन है? इटली, इटली नहीं है, फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम, ये है E3 में। ठीक है, और EU3 में कौन कौन है? ऑब्वियसली यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है, यूनाइटेड किंगडम तो यूरोपियन यूनियन का पार्ट है नहीं। तो फ्रांस, जर्मनी, उसकी जगह क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम की जगह हो जाएगा इटली। सो EU3 में कौन है? फ्रांस, जर्मनी और इटली। सो दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों को याद रखना है, E3 कंट्रीज और EU3 कंट्रीज। ठीक है, ये। फिर 97th अमेंडमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। देखते हैं क्या है। इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, दिया था इसने। इट इंसर्टेड पार्ट 9B इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डीलिंग एक्सक्लूसिवली विद कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिल्कुल। और पार्ट 9, पहले पार्ट 9 क्या है? 9 जो है वो पंचायत से रिलेटेड है। 9A जो है वो किससे रिलेटेड है? वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। और 9B किससे रिलेटेड है? वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। ठीक है, कब आया था? 2011 में। फिर अमेंडमेंट डिड नॉट ब्रिंग एनी चेंज टू द DPSP। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अमेंडमेंट से DPSP में चेंज हुआ था, आर्टिकल 43B को इंसर्ट किया गया था, और पार्ट 9B को इंट्रोड्यूस किया गया था, और साथ में एक फंडामेंटल राइट में भी एक राइट दिया गया था, टू फॉर्म द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक, सो इससे रिलेटेड एक केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसका आंसर तो 1 एंड 2 हो जाएगा, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, क्योंकि इस एक्ट में ऐसी व्यवस्था की गई थी कि ऐसे कोऑपरेटिव जो स्टेट बेस्ड हैं, ठीक है, या इंटर स्टेट बेस्ड हैं, ठीक है, दोनों को ही कौन रेगुलेट करेगा? सेंटर रेगुलेट करेगी, लेकिन नहीं, इसमें स्टेट वाला को जो है कैंसिल करके सिर्फ स्टेट को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया, हालांकि इंटर स्टेट जो है उसमें सेंटर को राइट दिया गया। तो ये जो प्रोविजन जो स्टेट वाला भी सेंटर कर रही थी उसको हटा दिया गया। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यही करता है कि कोई भी लॉ है, इसमें मान लीजिए कि 1 2 3 तीन फीचर्स हैं उसमें, तो दो को रख लिया और तीन नहीं लागू हुआ, तीन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अगेंस्ट जा रहा, तो उसको हटा दिया। ठीक है, तो 1 एंड 2 जो है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो गए। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी किस में लगाया है? 97th अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन में जरूर लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसको जरूर याद रखना है। फिर इसका आंसर, हाँ ठीक है, ये है पार्ट 9B में आर्टिकल दे रखे हैं, ये याद कर सकते हैं। फिर ये 43B में है ये। फिर क्वेश्चन 44, ये प्रिय विहार टेम्पल, अभी जो है थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में इसको लेके थोड़ी शॉर्ट स्कर्मिशेस भी हुए थे, लड़ाई हुई थी। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है, कि इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। नहीं, लॉर्ड विष्णु को नहीं है, ये लॉर्ड शिव को है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड क्या है, ये खमेर स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर है, बिल्कुल बना है। किसके रीजन में बना था? सूर्यवर्मन 1 और सूर्यवर्मन 2। ठीक है, 1 एंड 2 का मतलब सूर्यवर्मन 1, सूर्यवर्मन 2। और सूर्यवर्मन 2 वही है जिन्होंने अंगकोर वट नाम का टेम्पल जो है बनाया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो हिंदू मंदिर है। कहाँ है ये? कंबोडिया में। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो सेकंड इज करेक्ट, खमेर स्टाइल में है। फिर इट इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग सब्जेक्ट टेरिटोरियल डिस्प्यूट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया, बिल्कुल है। टेम्पल कहाँ लोकेटेड है? ये डांगरेक माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना है। ठीक है, तो आंसर क्या? 2 3 एंड 4। ठीक, फिर ये है लॉर्ड विष्णु के लिए है, लॉर्ड शिवा के लिए नहीं है। खमेर स्टाइल आर्किटेक्चर में है, सूर्यवर्मन 1, सूर्यवर्मन 2 11th 12th सेंचुरी से रिलेटेड है। ठीक है, और उस समय इंडिया में कौन रूल करता था? उस नीचे दक्षिण में चोलाज रूल करते थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये इनके बीच में ऑब्वियसली है डिस्प्यूट, ये डिस्प्यूट इंपॉर्टेंट तो है नहीं। UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? खमेर आर्किटेक्चर इंपॉर्टेंट है, सूर्यवर्मन 1 2 इंपॉर्टेंट है, 11th 12th सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। और डांगरेक रेंज याद रखना है कि वहां पे लोकेटेड है ये। फिर ये लोकेशन है, ये थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में, प्रिय विहार टेम्पल। और ये है अंगकोर वट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। अच्छा, इकोनॉमिक रिकवरी जो है अभी न्यूज में था, तो उसको देख लेते हैं।
कि वी शेप रिकवरी इंडिकेट अ शार्प डिक्लाइन फॉलोड बाय अ शार्प एंड इक्वली स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। ये शार्प डिक्लाइन हुआ और फिर शार्प रिकवरी हो गई। ठीक। फिर के शेप रिकवरी में क्या होता है कि सिग्निफाई सिचुएशन वेयर डिफरेंट सेक्टर और ग्रुप रिकवर एट डिफरेंट रेट और ट्रेजेक्टरीज आफ्टर डाउन टर्न। बिल्कुल। इसमें क्या के शेप का मतलब ऐसे कि पहले सब लोग डाउन गए, ठीक है, अब कुछ तो उठ गए, ऊपर उठ गए, लेकिन कुछ डाउन चले गए, तो यही होता है के शेप रिकवरी। फिर यू शेप रिकवरी इन्वॉल्व्स अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ बॉटम बिफोर इकोनॉमिक रिवाइवल। बिल्कुल ठीक है। यू शेप में क्या मतलब, पहले सब डाउन गए, नीचे गए, और नीचे ही कुछ टाइम तक रहे, उसके बाद फिर वापस से उठे। ठीक है, तो ये यू शेप रिकवरी है। फिर डब्ल्यू शेप रिकवरी इज मार्क्ड बाय रिकवरी दैट इज फॉलोड बाय अनदर डाउन टर्न बिफोर अ फाइनल सस्टेन्ड रिकवरी। जैसे वी शेप रिकवरी में क्या था, नीचे नीचे गए, फिर ऊपर उठ गए, ठीक है, लेकिन डब्ल्यू में फिर क्या, एक बार फिर से नीचे चले गए, फिर वापस उठे। ठीक है, तो ये है डब्ल्यू शेप रिकवरी। तो चारों करेक्ट हैं, तो 1 2 3 एंड 4, चारों को याद रखना है। ठीक है, चारों का दिया हुआ है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म पुन्नेरी। पुन्नेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चोलास से रिलेटेड है, ये न्यूज में है। पुन्नेरी ये क्या है? इट वॉज अ मैन मेड वाटर टैंक बिल्ड ड्यूरिंग चोला एम्पायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये जो टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। ठीक है, जरूर याद रखना है। चोलास के दौरान है, क्या है, मैन मेड वाटर टैंक है, क्या है, पुन्नेरी। ठीक। और देन चोला एम्पायर के बारे में थोड़ा देख सकते हैं कि ये किसने फाउंड किया था, विजयालय ने फाउंड किया था 850 एडी में, तंजावुर को कैप्चर करके बाद में उसको कैपिटल बना लिया था। फिर राजराज चोला और राजेंद्र चोला बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में है अभी, कि राजेंद्र चोला ने जो है वो तमिलनाडु, बाकी राजेंद्र चोला ने तो पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया था, राजराज चोला ने जो है वो श्रीलंका का ऊपरी पार्ट, मतलब नदर्न पार्ट कैप्चर किया था। और ये गंगा के जो है मैदान, गंगा के क्षेत्र के राजाओं को भी हराया था। उसके लिए जो गंगाईकोंडा चोलापुरम स्टैब्लिश किया उन्होंने, और वहां पे एक मंदिर भी बनाया था। मंदिर का नाम क्या था, बृहदेश्वर टेम्पल और गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। लेकिन इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ तक्कोलम, ये 949 एडी में हुआ। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है कि ऊपर नॉर्थ में कन्नौज को लेके ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था। ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल किसके किसके बीच में? तीन राजा थे, एक तो राष्ट्रकूट, एक पाल, और एक गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, ये तीनों के बीच में। तो अगर मैं यहाँ पे मैप बनाऊं इंडिया का, ऐसा कुछ, सॉरी एक मिनट। तो अगर ये रफ मैप हम देखें, ठीक है, तो ये रीजन तो गुर्जर प्रतिहार का रूल था, ये पाला का रूल था, ये राष्ट्रकूट वगैरह यहाँ पे थे महाराष्ट्र के आसपास, और चोला जो है यहाँ पे थे। ये चोला है, ये राष्ट्रकूट है, ये गुर्जर प्रतिहार है, यहाँ पे पाल है। ठीक है, तो इनके बीच में ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, राष्ट्रकूट जैसे ही लड़ाई करने के लिए जाते थे तो नीचे से चोलास जो है वो अटैक कर देते थे इनकी टेरिटरी पर। ठीक है, तो इससे बचने के लिए कृष्ण थर्ड राष्ट्रकूट के रूलर थे, उन्होंने क्या किया कि एक बार देख ही लेते हैं फाइनल इनको। ठीक है, तो बैटल ऑफ तक्कोलम में 949 में परांतक वन जो चोला के किंग थे उनको हरा दिया इन्होंने। तो बैटल ऑफ तक्कोलम में चोलास हार गए थे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 अगेन ये टर्म के ऊपर है, ये कुदावोलई, ये भी जो है चोला से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इलेक्शन का एक तरीका था मेंबर में, विलेज विलेज असेंबली में चोला पीरियड में। ठीक है, तो उसमें क्या उर और सभा होती थी। ठीक है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखना है। उर सभा और कुदावोलई क्या है, वो इलेक्शन का एक तरीका था, कहाँ पे, चोलास के दौरान। ठीक, ये रहा कुदावोलई सिस्टम, की बैलेट पॉट इलेक्शन होता था, ये उत्तर मरुर इंस्क्रिप्शन में भी इसका जिक्र है। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। और इसमें क्या है कि एक ओनली टैक्स पेइंग लैंड ओनर्स एज 35 to 70 कुड कंटेक्स्ट एंड स्ट्रिक्टली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेनल्टीज थे मिसकंडक्ट के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या, टर्म का नाम क्या है, कुदा वोलई। फिर क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के ऊपर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में? बिल्कुल है। कि नेचुरल हैबिटेट इज लार्जली कन्फाइंड टू थार डेजर्ट रीजन, किसी जमाने में जो है पूरे भारत में जो है लगभग लगभग पूरे भारत में इनका हैबिटेट होता था, लेकिन अभी एक्सटेंशन की वजह से मतलब बहुत कम एरिया बचा है, तो थार रीजन के अराउंड अराउंड ही जो है इनका
कुछ हद तक लोकेशन है। और सुप्रीम कोर्ट ने साथ में एक कमेटी अपॉइंट की थी, क्या बोला था कि एक तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इतनी कम मात्रा में है, दूसरा जब वो उड़ते हैं तो जो ऊपर के जो पावर ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उसमें टकरा के मर जाते हैं, तो उससे भी नुकसान होता है उनको। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी, बोला था कि जितने पावर ट्रांसमिशन लाइन है सबको अंडरग्राउंड कर दो। हालांकि बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन ये हुआ था। और ये ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड है बिल्कुल है, और एक ही अंडा देता है। ठीक है, यही एक रीजन है ब्रीडिंग सीजन में एक ही अंडा देता है, कि इसका सर्वाइवल जो है वो बहुत कम होता है, और डेंजर में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका और सेकंड भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4 सारे करेक्ट हैं। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो है ही, साथ में थार डेजर्ट और कुछ ये राजस्थान के और गुजरात के कुछ पार्ट्स में है, पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश तक जो है इसका एक्सपेंशन था। ठीक है, एक ही अंडा देता है। ठीक है, जो कि मेक इट हाईली वल्नरेबल टू एक्सटेंशन। फिर क्वेश्चन नंबर 49 पे देखते हैं, विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आर डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस पे बहुत कंफ्यूजन हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र तो है किसका आर्टिकल में, 105 में पार्लियामेंट के लिए और 194 में लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेकिन डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन करने के लिए नया लॉ पास किया गया, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कि बोथ इंडिविजुअल मेंबर एंड हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर एज इंस्टीट्यूशन एंजॉय दीज प्रिविलेजेस, बिल्कुल इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी हैं और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी हैं, एज जो है एज अ ग्रुप भी है। फिर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इज पनिशेबल ओनली बाय स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, नहीं, ये स्पीकर और चेयरमैन के पास पावर नहीं है, ये किसके पास पावर है, ये हाउस एज होल जो है वो पनिश करता है। ठीक है, तो थर्ड गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। ठीक है, जैसे देखें, ये देखें 105 में है, 194 में है, लेकिन सिर्फ मेंशन किया है, डिफाइन नहीं किया है, नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। ठीक है, तो प्रिविलेजेस हैं ये इंडिविजुअल मेंबर्स को भी हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और हाउस एक और इम्पोर्टेंट है कि जो किसी कोर्ट के सामने जो है वो उपस्थित नहीं हो सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है ये हाउस के सेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद भी अरेस्ट नहीं किया जा सकता इनको। तो बहुत सारे ऐसे प्रिविलेजेस हैं जो इंडिविजुअल मेंबर्स को मिले हुए हैं और हाउस एज अ होल को मिले हुए हैं। ठीक है, और इनका कोई भी जो भी पार्लियामेंट के अंदर जो भी बोलते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी बोलते हैं उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उसमें इम्यून है ये टोटल। ठीक है, और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज जो है वो स्पीकर और चेयरमैन नहीं करते हैं, हाउस जो है वो एज अ कलेक्टिवली एक्शन लेता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रिविलेज कमेटी के जो एग्जामिन करता है और रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके बाद। फिर क्वेश्चन नंबर 50, बस खत्म होने के कगार पे है ये वाला। भोर कमेटी किससे रिलेटेड है, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, इसको याद रखना, न्यूज में था ये भोर कमेटी। ठीक है, 1943 में बनाया गया था, वर्ल्ड वॉर के समय सर जोसेफ बोर के, और इन्होंने 46 में रिपोर्ट सबमिट किया था। ठीक, इन्होंने रिकमेंड क्या किया था, ये प्रिवेंटिव क्यूरेटिव अप्रोच कॉल्ड फॉर फ्री एंड यूनिवर्सल हेल्थ केयर स्पेशली इन रूरल एरियाज। और कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड रिफॉर्म्स इन मेडिकल एजुकेशन टू अलाइन हेल्थ सर्विसेज एंड नेशनल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए जो है वो ग्राउंड वर्क जो है इन्हीं के विजन से रखा गया था। सो वेरी इंपॉर्टेंट भोर कमेटी। फिर ये रहा निसार सेटेलाइट। निसार सेटेलाइट जैसे जानते हैं कि अभी देखा था हम लोगों ने कि जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, इसरो और नासा का। ठीक है, तो ये करेक्ट है। फिर ये पहला ऐसा सेटेलाइट है जिसमें दो दो रडार हैं। अच्छा, निसार का फुल फॉर्म क्या है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, और ऐसा ये पहला सेटेलाइट है जिसमें दो ऐसे आ रही है सिंथेटिक अपर्चर रडार को यूज किया जाएगा, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, एल बैंड और एस बैंड। फिर इट इज डिजाइंड ओनली फॉर, अच्छा जहां ओनली दिखे वहां पे चौकन्ने हो जाइए। मॉनिटरिंग एग्रीकल्चर क्रॉप हेल्थ एंड एस्टिमेटिंग ग्राउंड वाटर लेवल, सिर्फ ओनली नहीं है, हालांकि ये दोनों भी है लेकिन ओनली नहीं है, और भी चीजें हैं। The satellite will provide continuous simultaneous imaging of the same location from both radars, बिल्कुल ये करेगा करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4 ओनली। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट तो है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछने के चांसेस क्या हैं, कि दो सिंथेटिक अपर्चर रडार यूज करने वाला पहला ऐसा सेटेलाइट है। और क्या क्या करेगा ये तो लैंड डिफॉर्मेशन, ग्लेशियल मूवमेंट, फॉरेस्ट बायोमास, कार्बन स्टॉक, अर्थक्वेक, फ्लड, लैंडस्लाइड, एग्रीकल्चर चेंजेस, सब सब चीज करेगा। ठीक, फिर ये है, ये लॉन्च किसने किया है वो इंपॉर्टेंट है। ये जीएसएलवी F-16 ने लॉन्च हुआ है, इसरो ने लॉन्च किया है इसको, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर क्वेश्चन 52, सखालिन रीजन जो है वो बहुत इस समय न्यूज में रहने वाला है, क्यों, वहां पे लगातार जो है वो अर्थक्वेक आ रहे हैं। ठीक है, और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है।
इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पे। ठीक है। सो ये कहाँ पे है? पैसिफिक प्लेट और ओखोस्टस प्लेट के बीच में एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसको मैप पे लोकेशन देखते हैं कहाँ है। ये है, ये ओखोस्टक सी है, ओखोस्टक प्लेट भी है यहाँ पे, और ये जो है पैसिफिक प्लेट है। ठीक है, इसके बीच में ये क्यूरिल आइलैंड्स हैं, ये कामचटका पेनिनसुला है, और यहाँ पे है सखालिन। ये है सखालिन रीजन। ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, और कामचटका को जरूर याद रखना है क्योंकि यहाँ पे लगातार वॉल्केनो एरप्शन भी हो रहा है और भूकंप भी आ रहे हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बस। विद रेफरेंस टू लोक अदालत इन इंडिया, लोक अदालत किसका है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का एक मैकेनिज्म है लोक अदालत। देखते हैं क्या है। द अवार्ड पास्ड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू अ डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। बिल्कुल। फिर लोक अदालत कैन ओनली टेक अप केसेस दैट आर ऑलरेडी पेंडिंग बिफोर और बिफोर अ रेगुलर कोर्ट ऑफ लॉ। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, उनको तो ले ही सकते हैं कि जो रेगुलर कोर्ट के पास जो पेंडिंग है लेंगे साथ में, और दूसरे केसेस को भी इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है। सो ऑप्शन ए वन ओनली इज करेक्ट। ठीक है। ये सेक्शन 21 ऑफ द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है। अच्छा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 जो है वो पास किया गया, लेकिन इसका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या है? आर्टिकल 39 ए। ये कब ऐड किया गया था? 42nd अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट है, फाइनल है, बाइंडिंग है सब पार्टीज पे, और एनफोर्सिएबल है अंडर अंडर कोड फॉर सिविल प्रोसीजर। फिर स्टेटमेंट टू क्या बोलता है? इनकरेक्ट है। अंडर सेक्शन 19(5) द सेम एक्ट, लोक अदालत आर एम्पावर टू टेक अप नॉट ओनली पेंडिंग कोर्ट केसेस बट ऑल्सो प्री लिटिगेशन मैटर विद म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट जरूरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज पे इसका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग है। ठीक। सो ये इंपॉर्टेंट है लोक अदालत से रिलेटेड। फिर कुछ और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म होते हैं, जैसे मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन। लोक अदालत तो है ही, तो इनको भी जरूर देख सकते हैं। बट तो इसी के साथ जो है ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर को खत्म करते हैं। और जुलाई में जितना इंपॉर्टेंट था करंट अफेयर या उससे रिलेटेड स्टैटिक पार्ट, वो हमने सारा कवर कर लिया है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगस्त जो है का उसका कवर करेंगे, अगस्त का महीना खत्म होने के बाद। ठीक है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि यूपीएससी में सिर्फ हार्ड वर्क मैटर नहीं करता है, यूपीएससी में स्मार्ट वर्क मैटर करता है। कि हाउ आप स्टैटिक पार्ट को भी कैसे लिंक करते हैं, और स्टैटिक पार्ट में ऐसा नहीं है कि चीजें पढ़नी तो हैं, लेकिन किस चीज को ज्यादा फोकस देना है वो डिसाइड होता है न्यूज़पेपर रीडिंग से। तो न्यूज़पेपर रीडिंग हम आपके लिए करके दे रहे हैं। ठीक है, तो बस आप इसको इसको फॉलो करना है। और चाहिए साथ में तो एक और इम्पोर्टेंट हमारा ब्लॉग है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मैं ब्लॉग की का दिखा देता हूँ। तो ये हमारा ब्लॉग है, tcexpress.blogspot.com करके सर्च कर सकते हैं। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड आया है, उस पर हम इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे इंडिया श्रीलंका रिलेशन। ठीक है। फिर ये नेक्रोपोलिस, ये किसके ऊपर था? हिरोशिमा नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। फिर इथेनॉल ब्लेंडिंग के ऊपर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर। और यहाँ से जाके जो है ये लेबल्स में अगर क्लिक करेंगे तो ये जितने इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हिस्ट्री के ऊपर हमने बनाया है, तो हिस्ट्री कहाँ गया? यहाँ पे हिस्ट्री को अगर कवर करते हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री पे यूनिफिकेशन ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, गोवा एंड पोर्टुगीज के ऊपर एक आर्टिकल आया था। देन एक आर्टिकल आर्य समाज के ऊपर आया था, इसको भी कवर किया हमने। चुलास के ऊपर आया था, उसको भी कवर किया है। देन दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं टॉपिक वाइज, वो सब यहाँ से आपको मिल जाएगा। ये लेबल लेबल में जाके, होम में जाके जो है सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। फिर इसको भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है हमारा, जिसमें होलिस्टिक जो अप्रोच है कि कैसे जो है प्रीलिम्स को और मेंस को साथ में लेके चलना है। ठीक है। तो उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और प्री के लिए तो वन स्टॉप सोल्यूशन रहने वाला है। ये जो वीडियोस है हार्डली 2 घंटे का होगा, 2 घंटे में पूरे महीना करंट अफेयर को हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसके साथ जुड़ सकते हैं आप। और मेंस के लिए जो है आदेश तो लेके आएंगे ही, मेंस के लिए ये वन टॉपिक अ डे। साथ में अगर आप फर्दर रीडिंग करना चाहते हैं तो ब्लॉग से जाकर भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।